हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई पैकेज परचेज करना है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, खबर आप लोगों तक पहुंच गई होगी कि सीबीएसई ने 22 और 23 सत्र के लिए जो सैंपल पेपर है साइंस का और सभी विषय के, वो जारी कर दिए हैं। तो ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। हमने भी इसका जो तोड़ है यानी कि सोल्यूशन है, उसका एक वीडियो आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है, जारी कर दिया है। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि इस सैंपल पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले सत्र में प्रैक्टिस पेपर में भी इन्वॉल्व किया था। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रैक्टिस पेपर हम लोगों ने लास्ट टाइम किए थे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो इस वाले सैंपल पेपर में, सॉरी नॉट क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन जो हैं वो इस वाले सैंपल पेपर में ऑलरेडी गिवन है। तो बिना कोई देरी करते हुए बढ़ते हैं उस सैंपल पेपर की तरफ और देखते हैं बाबूजी की जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, राइट, उसमें कौन से क्वेश्चंस हैं। बात समझ में आ रही है? और जैसा कि आप जानते हो कि हम स्टार्ट करेंगे कहां से, जनरल इंस्ट्रक्शन से, राइट। चलो ध्यान से देखो। तो भैया कुल मिलाकर ऐसा है कि ये जो पूरा खेल है, बात समझ में आ रही है, ये जो पूरा खेल है ये है पूरा का पूरा 80 मिनट का, और ये 80 मिनट, बात समझ में आ रही है। अभी तो मैं ही आपको बताऊंगा कि कैसे यूटिलाइज करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन के टाइम पर आप हम सभी टीचर्स को बताएंगे कि सर इन 80 मिनट्स का हम किस तरीके से बढ़िया यूटिलाइज कर सकते हैं अपना स्कोर और रिजल्ट बढ़िया करने में। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। भैया 5 खंड हैं, बोलो यस सर। कभी कभी क्या होता है, अपनी जब परीक्षा में पेपर सामने आता है ना, तो दिमाग कभी कभी फ्रीज हो जाता है, तो हम ये नहीं देख पाते हैं कि समय कितना है। बात समझ में आ रही है? और कभी कभी हम ये भी भूल जाते हैं कि भैया सवाल कितने हैं, कौन सा खंड कितने मार्क्स का। बात समझ में आ रही है? तो वो देख लेते हैं। तो बाबूजी ये जो कहानी है ये 5 खंडों में गिवन है और कुल मिलाकर अपने को 39 प्रश्न लगाने हैं, जिसमें आपकी फिजिक्स भी आ गई जिसका पेपर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, केमिस्ट्री भी आ गई जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, और बायोलॉजी है जिसके मैं, और फिर इसके बाद उसका भी पेपर आप लोगों के सामने आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ईवीएस है थोड़ी सी। चलिए, तो खंड क में अपने पास होंगे 20 सवाल, बोलो यस सर। ठीक है। खंड ख में अपने पास होंगे 6 सवाल, खंड क में होंगे अपने पास 20 क्वेश्चंस, और ये क्लियर है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे ये या तो ऑब्जेक्टिव होंगे, या तो मैच द कॉलम होंगे, या तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो होंगे, या फिर असर्शन रीजन वाले भी हो सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहां से जो है भैया कितने नंबरों का जुगाड़ हो जाएगा अपना? तो यहां से जो है 20 मार्क्स का जुगाड़ हो जाएगा, बोलो यस सर, राइट। कुछ इसी तरीके से खंड ख की यदि हम बात करेंगे तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बाबूजी, मतलब बहुत छोटा क्यूट सा आंसर अपने को लिखना है। बात समझ में आ गई? तो 6 सवाल हैं और प्रत्येक 2 के लिए है। अब जब मैं KG2 में था ना, तब मैंने पढ़ा था कि भैया 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। बात समझ में आ रही है? सोचो कितनी तेजस्वी बात कर रहा हूं मैं, राइट, क्योंकि बड़ा ही मजा आने वाला है आज के पेपर में। चलो, तो 12 मार्क्स के लिए हो गया। फिर भैया 3 अंकों के 7 हैं। 3 अंकों के कितने हैं? तो भैया 7 हैं, तो 3 अंकों के 7 हो गए, तो ये हो गया आपका 21। तो ये तो हो गया आपका 21, जिनको अपने को लिखना है कम से कम 50 से लेकर 80 शब्दों में। तो अपन सवाल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सबका जो है बढ़िया तरीके से क्या लिखने वाले हैं बाबूजी, आंसर लिखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, नोट करो इतना। चलो, तो कितने सेक्शन निपटा दिए अपन ने? 3 सेक्शन अपन ने निपटा दिए। कितने सवाल निपटा दिए वो देख लेते हैं बाबूजी। ये 20 और 6 26 और 7 कितने होते हैं? तो होते हैं ये 33, राइट। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि घ में क्या है। तो भैया घ में 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि प्रत्येक 5 के हैं, तो इसमें अपन 15 जोड़ देते हैं। चलो, ये 15 अपन ने जोड़ दिए, ठीक है। और प्रश्न अपने कितने हो गए? वहां पे अपने 33 थे और 3 अपन ने किए, तो कितने हो गए? तो भैया 36 हो गए। और सबसे लास्ट वाले की हम बात करेंगे तो ये होता है हलवा, जिसको अपन बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस स्टडी क्वेश्चन, जो कि बड़ा ही सिंपल होता है और ये आप लोगों के स्कोर कराने के लिए ही होता है, राइट। तो जो 5वां खंड है उसमें आपके पास 4 अंकों के 3 प्रश्न होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे? तो बाबूजी वो 12 हो जाएंगे। चलो, और क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? तो 3 आपके पास क्वेश्चंस है, तो 36 में से 3 को जोड़ा तो कितना आएगा? 36 में से 3 को अपन ने जोड़ा तो भैया यहां पर 9, यहां पर 3, खेल खत्म। ये हो गए 39 प्रश्न।
और अब ये देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं राइट, ये कितने मार्क्स टोटल बना रहे हैं। तो भैया कैलकुलेशन नहीं बिगड़नी चाहिए अपन की, राइट। 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हाथ की 1 1 2 3 5 6 8 बरोबर, बिल्कुल बरोबर चल रहे हैं अपन लोग। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा खेल है ये 80 मिनट में होगा, तगड़े से होगा और शानदार होगा। बात समझ में आ रही है? तो बड़े ध्यान से एक एक सवाल को देखिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सॉरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे और पीछे छुपा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। एक और अच्छी बात है कि वैसे तो केमिस्ट्री में कुल मिलाकर 5 अध्याय हैं, पर एक वाला जो अध्याय है कौन सा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, वो अब अपने सिलेबस से हटाया जा चुका है, इसलिए अब सिर्फ 4 ही अध्याय हैं। मतलब भैया सिलेबस हो गया है कम, इसलिए रिजल्ट और भी अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि एक चैप्टर की जो टेंशन है वो आप लोगों को कम हो गई है। बात समझ में आई? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो और भैया बड़े ध्यान से सुनना, एक एक कॉन्सेप्ट को सीधे आपकी कॉपी में और आपके दिमाग के अंदर मैं करने वाला हूं फिट। बात समझ में आ रही है? तो बड़ा मजा आएगा, अपन गर्दा उड़ा देंगे, है ना। और मजे की बात, ये सब क्वेश्चन को अपन लोगों ने डिस्कस किया है किस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में, हमारे जो प्रैक्टिस पेपर हुआ करते थे वहां पर। बात समझ में आ रही है? चलो स्वागत है आप सभी का पहले वाले एक सवाल में, जिसमें बात हो रही है किसके बारे में, देख लेते हैं भैया। बात हो रही है आद्रित, आद्रित आद्रित एक ही बात है, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है? आद्रित लिटमस पेपर। लिटमस पेपर वही वाला ना जो रंग के हिसाब से ये बताता है कि जिस जो पदार्थ है वो आपका अम्लीय है, उदासीन है या फिर आपका क्षारीय है। 0 से लेकर यदि वो होगा 7 तक तो बाबूजी ये होगा अम्लीय, सिर्फ 7 यदि है तो उदासीन होगा जैसा कि NaCl होता है और H2O होता है, और यदि 7 से ज्यादा होगा तो आपका जो पदार्थ है वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी। चलो तो मैं क्या कह रहा हूं, आद्रित लिटमस पेपर यानी कि लिटमस पत्र जो है उसको अपन ने डाला हुआ है मॉइस्ट। आद्रित लिटमस पत्र जो है उसका रंग क्यों बदला होगा इस चित्र के हिसाब से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी है कि भैया H+ आयनन के कारण, किसके कारण? ये जो विलियन में आपका H+ क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस विलियन के अंदर आपका जो H+ आयन है ना, उसके कारण क्या हो रहा है कि भैया H+ आयन है, H+ आयन है। इससे क्या पता चलता है बाबूजी? इससे अम्लीयता पता चलती है। अब आप बोलोगे सर ये पहला वाला भी तो हो सकता था, पर भैया अम्ल है कहां, इधर पे अम्ल कहां है बताओ? इधर पे कहीं पर भी अम्ल नहीं है, और यदि अम्ल होता भी तो उसके अंदर क्या होता? H+ आयन होता, जैसे कि किसी क्षार के अंदर OH- आयन होता है। बात समझ में आई? बस पूरा निपटाएंगे अपन। केमिस्ट्री वाले ना अपन, कितना टाइम मिला है अपने को? 60 मिनट का। अपन 60 मिनट में पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि 1-2 अथवा वाले सवाल भी हैं, उसमें थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग जाएगा। आपको तो 2 में से एक ही करना होता है। तो 60 मिनट 60-65 मिनट में अपन सारे सवालों को रोस्ट कर देंगे। मत घबराओ और ध्यान से कॉन्सेप्ट देखो। चलो तो मैं क्या कह रहा हूं, H+ आयनन के कारण किसको दर्शाया जाता है बाबूजी? अम्लीयता को। किसको? तो भैया अम्लीयता को। और यदि अम्लीयता को दर्शाया जाता है पक्का, तो लिटमस पत्र का, लिटमस पेपर का रंग जो है पक्का बदल जाएगा। बात समझ में आ रही? कितना स्मार्ट है ना लिटमस पेपर। रंग बदलता रहता है जैसे जैसे अम्लीयता और क्षारीयता में परिवर्तन आता है। दैट्स ऑल, ये थी कहानी। चलो नोट करो। कर लिया? पक्का जी। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास और देखते हैं कि भैया सही है या फिर नहीं है। और बिल्कुल सही है। चलो तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन तो हो रही है, अच्छी बात है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, बात समझ में आई, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण यानी कि उपचयन और अपचयन होता है, ओके, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अभी इंटरेस्टिंग कहानी पता है क्या है? बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो इजी, पर बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पर अपन भी मानने वाले नहीं है। ध्यान से देखो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को तोड़ता हूं आप लोगों के सामने। क्या लिखा है? रेडॉक्स। मैंने क्या कहा? सवाल का सवाल भी और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी, क्योंकि भैया ये ऐसे टॉपिक है, सोच लो सीबीएसई ने यदि कोई क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर रिलीज करके दिया है तो एक हिंट अपने को मिल रही है कि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? तो रेडॉक्स रिएक्शन ना सिर्फ कक्षा 10वीं में, कक्षा 11वीं में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप
साइंस यानी कि बायोलॉजी मैथ्स लेते हो तो। चलो अब देखो इसको बताते हैं जरा अपन, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूं रिडक्शन, मैं कह रहा हूं भैया रिडक्शन, मैं क्या कह रहा हूं, रिडक्शन, और साथ में मैं बात कर रहा हूं किसकी, ऑक्सीडेशन की। मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन। ये जो रिडक्शन होता है, बात समझ में आई, ये जो रिडक्शन होता है इसको हम लोग हमारी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, तो वो भी देख लेते हैं अपन। भैया इसको अपन कहते हैं अपचयन। कंफ्यूज नहीं होना, और यदि आप कंफ्यूज हो तो ये मेरे लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद आपका जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बात समझ में आई, बढ़ते हैं आगे, मत घबराओ, सब निपटाएंगे अपन। चलो देखो, तो भैया इसको अपन अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन, चयन चयन। तो इसको अपन अपचयन कहते हैं और इसको अपन उपचयन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इधर वाले को अपन अपचयन कहते हैं, उधर वाले को हम लोग उपचयन कहते हैं। एक और नाम है हिंदी में इसके लिए, इसी को अपन ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इसको अपन ऑक्सीकरण भी कहते हैं। होता क्या है वो सब भी देखेंगे, और बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, क्लास 11th में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और जेडब्ल्यू में तो नहीं, बट हाँ नीट में भी इस प्रकार के, या आपकी जो दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं। बात समझ में, बढ़ते हैं आगे। और भैया इसका एक नाम और है अवकरण। चलो अब मैं क्या कह रहा हूं भैया, सुनो, एक नाम है अवकरण, बोलो यस सर। एक नाम है अपचयन, बोलो यस सर। और इसी को अपन बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीकरण, उपचयन और बाबूजी ऑक्सीडेशन जो है वो तीनों के तीनों क्या है, एक ही चीज है। बात समझ में आई। अब हमने क्या किया, हमने जो है मजे ले लिए। कैसे लिए, हमने कहा RED रेड, और वहां से हमने कहा OX ऑक्स। बात समझ में आ रही है। हमने दोनों को मिलाया और हमने किस चीज का निर्माण किया, तो भैया हमने बना लिया रेडॉक्स। हमने क्या बना लिया, तो हमने बना लिया आपका रेडॉक्स। चलो, तो इस तरीके से ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, राइट, उसको हम बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन, अवकरण, या फिर ऑक्सीकरण, 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 ऑक्सीकरण और आपका उपचयन हो रहा है, एक ही बात है, राइट, उसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब होती क्या है वो भी ध्यान से देख लो, मस्त वाली कहानी। देखो देखो H2 का जुड़ना, यस सर बोलो, मस्त वाली बात। O2 का बाहर निकलना, H2 का जुड़ना, O2 का बाहर निकलना, ये आपका क्या होता है भैया, रिडक्शन होता है। खेल खत्म। बात समझ में आ रही है, खेल खत्म। तीसरी जो परिभाषा है वो इसकी क्या है, ऑक्सीकरण संख्या इसमें हमेशा कम होती है। ऑक्सीकरण संख्या इसमें हमेशा क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़ जाते हैं। यदि हमारे पास कोई आयनिक अभिक्रिया दी हुई है बाबूजी, तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाएगी। बात समझ में आई, और उसको अपन बोलेंगे रिडक्शन। चलो कहानी को आगे लेकर चलते हैं, और आगे लेकर चलते हैं इस कहानी को। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है H2 का बाहर निकलना, यस सर बोलो, ठीक। दूसरा आपका ऑक्सीजन का अंदर आना यानी कि जुड़ना, ठीक है। तीसरी बात इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का कम होना या फिर बाहर निकलना, मस्त वाली कहानी, ठीक है। और अपन कहेंगे कि भैया जो ऑक्सीकरण संख्या है उसका बढ़ना, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि सर इस वाले टॉपिक के, बात समझ में आ रही है, सवाल पैदा होता है कि सर इस वाले टॉपिक के ये सारे के डिटेल्ड वीडियोस कहां पर मिलेंगे, लेक्चर्स कहां पर मिलेंगे, सब कुछ अपलोडेड है, बढ़िया से जाकर देख लीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की वेबसाइट पर, और कहां पर, तो प्लेलिस्ट पर। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, तो ये सारी बातें होती हैं। तो यदि किसी चीज के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भैया उसका अपचयन हो रहा है।
यदि आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका उपचयन हो रहा है। मुझे पता है कंफ्यूजन वाली बात है, पर एक कॉन्सेप्ट तो अपन को याद रखना पड़ेगा और वो ये है कि हाइड्रोजन का जुड़ना इज अप। देखो इंग्लिश में नहीं है कंफ्यूजिंग, काहे नहीं है? एक तरफ रिडक्शन और एक तरफ ऑक्सीडेशन, एक आर से स्टार्ट होता है, एक ओ से स्टार्ट होता है। इधर पे क्या होता है? अप और उप। अब कई बार होता है ना, आंखों को लगता है यार एक ही जैसा लिखा हुआ है, भयंकर वाला कंफ्यूजन है। बात समझ में आ रही है? अपचयन उपचयन, रिडक्शन इज अपचयन, ऑक्सीडेशन इज उपचयन। बोलो यस सर, मस्त वाली ये बात है। अब देखो हुआ क्या है यहां पर, ध्यान से देखो। मैं क्या कह रहा हूं? MnO2 दिख रहा है आपको? बोलो यस सर। MnO2 से कौन बाहर निकल रहा है? MnO2 से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है सर। बोलो MnO2 से कौन बाहर निकल रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। अच्छा एक और चीज देखो, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को ना समझने के लिए आपको ना उत्पाद देखने की जरूरत नहीं है, उससे आप समझ सकते हो, पर आपको यह बताना होता है हमेशा अभिकारक के संदर्भ में, अभिकारक के रिस्पेक्ट में। कैसे? देखो ना, अभी करते हैं ना अपन। देखो तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, देखो इधर एवरीवन, देखो आ जाओ। मैं कह रहा हूं भैया MnO2 जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? बताओ ना। MnO2 यार MnCl2 में परिवर्तित हो रहा है। कौन बाहर निकल रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो मैं कह रहा हूं MnO2 से ऑक्सीजन बाहर हो रहा है। बोलो यस सर। अरे यस सर बोलो, मस्त वाली बात। मैं कह रहा हूं MnO2 से ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, और यदि मैं बात करूं किसकी? HCl की, तो इसमें से हाइड्रोजन बाहर हो रहा है। बोलो यस सर, राइट। तो HCl से हाइड्रोजन बाहर हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो यस सर। ठीक है, तो अपन लिखेंगे HCl से H2 बाहर हो रहा है। अब बताओ मेरे को, यदि ऑक्सीजन बाहर होगा, यस 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 यस, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। यदि ऑक्सीजन बाहर होगा, यदि ऑक्सीजन बाहर होगा, इसका मतलब क्या हुआ? यदि ऑक्सीजन बाहर होगा इसका मतलब हुआ अपचयन, यानी कि रिडक्शन, यानी कि अवकरण। तो MnO2 जो है वो क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बोलो यस सर, मस्त वाली कहानी। बोलो यस सर, बात समझ में आ गई, मस्त वाली बात। चलो, तो मैं कह रहा हूं MnO2 से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है भैया, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका अपचयन हो रहा है। दैट्स ऑल, इतनी सी तो बात थी, काहे घबराते हो? ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब 2-2 दिन में, बात समझ में आ रही है, तगड़ी पढ़ाई करके अच्छा खासा रिजल्ट ला सकते हो। कुछ इतने धुरंधर होते हैं, एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और पास होके दिखा देते हैं। तो आपका जो दिमाग है उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? बस आपको जो है कंसंट्रेशन के साथ हमारी जो बात है उसको सुनना है। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे। चलो, तो MnO2 से O2 बाहर निकल रहा है, अपचयन होगा। HCl से H2 बाहर निकल रहा है, ओ भैया उपचयन होगा। ये लो, कंफ्यूजन जैसी चीज को मैं अपने किसी भी स्टूडेंट के पास में भटकने नहीं दूंगा। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, राइट। तो मैं कह रहा हूं यार HCl से H2 बाहर निकल रहा है, उपचयन होगा। ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, अपचयन होगा। कहीं है ऐसा ऑप्शन? देखते हैं, चलो आ जाओ, लपेटते हैं इस टॉपिक को। बात समझ में आ गई? चलो, MnA2 का अपचयन अपचयन अपचयन, यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है। दोनों में से एक हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। HCl का उपचयन, HCl का, अरे खेल खत्म, ये लो, अरे ये लो, अरे ये लो, हमेशा के लिए खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? देखो, कल आपकी एग्जाम नहीं है ना कि अपन सिर्फ थोड़ा क्वेश्चन देख ले, ठीक है, आंसर में टिक लगाएं और अपन आगे बढ़ जाएं। भैया एग्जाम के लिए कुछ समय है अपने पास। अपन इसी क्वेश्चन पेपर को बेस बनाएंगे अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि अपन सवाल पढ़ेंगे, ऑप्शंस देखेंगे और हम जो कॉन्सेप्ट है ना उसको भी सीखेंगे। आपके कई सारे टॉपिक्स की इसी बहाने अगले 1 घंटे में बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी शेयर कर दो। चलो देखो, तो MnO2 से ऑक्सीजन बाहर, अपचयन। HCl से H2 बाहर, उपचयन। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बात समझ में आ गई? क्या कहते हो? सर्च करेंगे? चलो ये ला, कंफर्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल तगड़ा कॉन्सेप्ट। नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूं। कर लिया? मजा आया? बोलो यस सर। ठीक है, चलो अब भैया अगले सवाल की तरफ चलेंगे। एक चित्र दिया हुआ है, फोटो दी हुई है। देखो एक फोटो दी हुई है। क्या कर रहे हैं इस फोटो में अपन?
अपन देखते हैं इस फोटो में अपन क्या कर रहे हैं भैया, ये तो अपनी वो संसी होगी पकड़ने वाली, ये मैग्नीशियम की रिबन है। किसकी रिबन है? मैग्नीशियम की रिबन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो Mg है। बोलो यस सर, क्या बात है, मैग्नीशियम की रिबन है। इसको अपन क्या करें, गरम कर रहे हैं। अच्छा ये बर्नर दिया हुआ है ना, हाँ, तो इसको अपन ये यहाँ पर ज्वाला में गरम कर रहे हैं। यहाँ पर ये वॉच ग्लास है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, इसका मतलब जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो ना, तो अभिक्रिया लिखते हैं। ये लो, चलो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। मैं मस्त वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को। यहां से अपना केमिस्ट्री का रिवीजन जो है वो तगड़े तरीके से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और काहे शुरू होगा, देखो भैया मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, बात कुछ जमी नहीं। तो एक काम करते हैं, हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए अपन को थोड़ी सी मेहनत करनी है। और वो क्या है भैया, यहां 2 लगाया जाए और यहां पे 2 लगाया जाए। बोलो यस सर। तो सबसे पहले तो अपन ने ये देखा कि रासायनिक समीकरण कैसे बनाया गया, बात समझ में आई। और हमने इस रासायनिक समीकरण के माध्यम से, बात समझ में आ रही है, संतुलित करना भी सीख लिया। ये पहली बात। ये दूसरी बात पर आते हैं, ध्यान से देखो। क्या मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है? बोलो यस सर। यदि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम जो है उसका हो रहा है ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन। ये दूसरी बात अपन ने यहां से सीखी। देखो केमिस्ट्री की एक चीज हमेशा याद रखो, मस्त वाली बात बता रहा हूं। एक रिएक्शन से हम केमिस्ट्री में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ा ना मैंने, तो ऑक्सीकरण हुआ ना बाबूजी मैग्नीशियम का। बोलो यस सर। तीसरी बात, यार मजा तो आ रहा है, मतलब मस्त वाले क्वेश्चन है। तीसरी बात, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद दे रहे हैं। 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद दे रहे हैं। 2 प्रकार के अभिकारक मिलकर एक प्रकार का उत्पाद दे रहे हैं। मतलब मैं सीधे सीधे आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि भैया ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। क्या क्या सीख डाला यार, ये संयोजन अभिक्रिया जो है, बात समझ में आई, उसका क्या है, एक उदाहरण है। बोलो यस सर। तो भैया जी ये संयोजन अभिक्रिया जो है उसका एक क्या है, उदाहरण है। यहां तक की बात समझ में आ गई, पक्का ना? चलो अब आगे बढ़ते ऑप्शंस की तरफ। अब क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम का भूरा चूर्ण बनेगा, नहीं बनेगा। सफेद ज्वाला के साथ जलती है, सफेद प्रकार का क्या मिलेगा बाबूजी, चूर्ण मिलेगा। यह बिल्कुल सही है। एक रंगहीन गैस जो चूने को पानी में दुधिया कर देती है। अच्छा, हमको जैसे पता ही नहीं, चूने को पानी में दुधिया करने वाली जो गैस होती है उसको अपन कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कहां कार्बन डाइऑक्साइड है बताओ? नहीं है ना? मैंने क्या कहा, सवाल, कॉन्सेप्ट, आंसर सब निपटाएंगे अगले 1 घंटे में। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं भैया, गलत है। कोई कार्बन डाइऑक्साइड वाक्साइड नहीं निकल रही है। अपन ये भी पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस प्रकार से चूने के पानी को दुधिया कर देती है। बात समझ में आ रही है? तो एक तीर से अपन कई निशान लगाने वाले हैं। बड़े ध्यान से सारे इस कहानी को, बात समझ में आ रही है, बड़े ध्यान से इस पूरे कहानी को सुनिएगा और देखिएगा। भैया लाल बुरी गैस बाहर निकल रही है, तो कोनो गैस ही बाहर नहीं निकल रही। पहली बात तो कोई गैस ही बाहर नहीं निकल रही, MgO बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, सफेद कलर का चूर्ण होता है, दैट्स ऑल। इसलिए कैसे जलेगा, मैग्नीशियम की पट्टी सफेद ज्वाला के साथ में क्या होगी, जलेगी। बात समझ में आई? और निर्माण करेगी किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, राइट। चलो क्रॉस चेक करेंगे। अरे बढ़िया 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 बढ़िया। एक और चीज, साइंस पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने का। अपन क्या घबरा जाते हैं, पता है एग्जाम के टाइम पर स्टूडेंट्स हम लोग घबराते क्यों हैं, क्योंकि अपनी जो तैयारी होती है वो तगड़ी नहीं होती है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपके पास यदि नॉलेज है, आपने यदि 200 300 400 क्वेश्चंस लगाए हैं तो लगाओ सारे। हमने जितने भी क्वेश्चन, सैंपल पेपर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, MCQ क्वेश्चंस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हो गया, MB का जो टेस्ट पेपर हो गया, वो मैं कह रहा हूं आप किताबों से भी पढ़ो, यदि कहीं कोचिंग जाते हो तो उधर से भी पढ़ो, पर क्वेश्चंस की यदि आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है और आप एग्जामिनेशन में फिर घबराते नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? और यदि आप नहीं घबराते हैं तो आप आसानी से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़कर, इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखकर आराम से आप अपना सोल्यूशन दे सकते हैं। क्योंकि जहां कंफ्यूजन है वहां थोड़ी घबराहट तो होती है, प्रैक्टिस अच्छी है तो घबराहट नहीं होगी। बात समझ में? देखो मस्त वाली बात। चलो और बढ़ेंगे आगे।
तो ये सब कैसे चल रहे हैं? 1 मार्क। 1 मार्क मतलब कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात हो रही है। फंसा दिया यार, क्लास 11th का क्वेश्चन दे दिया। आप लोगों से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, बात समझ में आ रही है कि देखो 11th का क्वेश्चन दे दिया और हम भी मानने वाले नहीं है, अपन इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, देखो निम्न में कौन सा विकल्प सही है? तो 4 अलग अलग प्रकार की चीजें दी हुई है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है, राइट, वो इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ भी जय माता दी बोल के तुक्का लगा देता है या फिर ऐसे क्वेश्चंस को वो छोड़ देता है। तो छोड़ोगे तो नहीं, माइनस मार्किंग नहीं होती है यहां पर। ठीक है, अब अपन आते हैं कॉन्सेप्ट पे। चलो, मस्त वाला क्वेश्चन है और पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा इस अकेले क्वेश्चन से। कैसे होगा सुनो ना, ये देखो। अच्छा, मजे की बात, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी है। कैसे है देखो, क्या लिखा है बाबू? रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो भैया इसका मतलब होता है श्वसन। अरे मेरे को ये जरूर बताना ना, क्लास 10th में बायोलॉजी कौन पढ़ा रहा है? क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जाकर आप देख सकते हो प्लेलिस्ट पर। बात समझ में आई? चलो, मैं क्या कह रहा हूं, श्वसन पर मैं कह रहा हूं कि भैया श्वसन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और श्वसन होता क्या है? थोड़ी सी बायोलॉजी हो जाए, मजेदार सवाल है। बात समझ में आई? श्वसन क्या होता है कि हमारे कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज होता है, फेफड़े से जो रक्त होता है वो आरबीसी और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भेजता है। कहां? कोशिका के अंदर। और वो जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करती है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना। ग्लूकोज, ये लो, बायोलॉजी का सवाल निपटा दिया अपन ने। तो यहाँ पे ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन जो है वो अभिक्रिया करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट। और क्या बनाती है? तो भैया CO2। और क्या बनाती है? तो भैया H2O। और क्या बनाती है? तो आपको पता होगा 38 ATP की जो ऊर्जा है ना वो निकलती है। ये लो, तो इसको अपन कहते हैं वायवीय श्वसन। इसी में लिखा हुआ है रेस्पिरेशन। और प्रोडक्ट का मतलब क्या है भैया? उत्पाद की बात हो रही है। तो जब आप कहते हो वायवीय श्वसन, मतलब ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन यानी वायु की क्या होगी? उपस्थिति होगी, जो कि हर एक कोशिकाओं में होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको अपन कहते हैं वायवीय श्वसन। और उसमें उत्पाद क्या क्या मिलता है? CO2 मिलता है और H2O मिलता है। बात समझ में आई? तो क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स केमिस्ट्री के हैं, एक पार्ट बायोलॉजी का है, तो अपन बायो से स्टार्ट करते हैं, अपन भी खतरों के खिलाड़ी। बात समझ में आ गई? चलो, तो भैया उत्पाद की बात हो रही है, आप तो हो ही नहीं सकते। लो, निपटाओ, चलो निपटाओ, चलो। अब सॉरी, जोश में आगे गुरुजी, ये लो, निपटाओ, चलो, ये लो। CO2 वाले में से एक सही ऑप्शन होगा। बात ही खत्म हो गई, मेरे को सुनना ही नहीं है कुछ। एक और बात, क्लियर है? एक और बात। अच्छा, एक काम करते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक ऑक्साइड जल के शुद्धिकरण के ट्रीटमेंट में और प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि पूर्ण रूप से दहन यदि नहीं होता है तो कौन सी चीज बनती है, ये जरूर बताइएगा। तो बाकी के 3 एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चलिए, तो इस तरीके से आप लोगों ने बता दिया होगा। मस्ती वाली बात है यार, ध्यान से देखो। कैसे? देखो ना, एसिटिक ऑक्साइड पे सबसे लास्ट में आएंगे। मैं कह रहा हूं यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। जो जल होता है उसके शुद्धिकरण के लिए आप याद करो, जितने भी स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स की कॉलोनी में टंकी है। बात समझ में आ रही? कौन सी टंकी? पानी की टंकी। बात समझ में आई? ठीक है जी। चलिए, तो जहां पर भी आपने सुना होगा कि भैया बारिश के समय पर जब थोड़ा दूषित जल भर जाता है कुओं में, हैंडपंप में, पानी की टंकी में, तो उसमें अपन क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं, या फिर हम उसमें डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं क्या? विरंजक चूर्ण, जिसका काम होता है पानी के अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका खात्मा करना। तो सीधी सी बात यह है कि जब जल के शुद्धिकरण की बात होगी तो क्लोरीन की गोलियां डाल दी जाएंगी, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाएगा जल के शुद्धिकरण के लिए। अब कहीं लिख रहा है क्या? वही तो लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। लो, आ गया आंसर। भैया उधर से वो गलत है तो ये गलत हो गया, इस वाले पॉइंट में तो सही है, तो ये बी ऑप्शन अपना क्या होगा? सही होगा। अब बाकी के क्रॉस चेक कर लेते हैं। मस्ती वाली बात है ये देखो, मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। अब एक बात बताओ, जब लकड़ी गीली होती है अपन उसको जलाते हैं, क्या बात है? पॉलीथीन की चीजें, प्लास्टिक की चीजों को, फाइबर की चीजों को अपन जब जलाते हैं तो भैया असहनीय धुआं निकलता है उसमें से, काला काला धुआं।
आप लोग अपने घर से स्कूल जा रहे होंगे, सुबह सुबह कचरा जलाया जाता है अलग अलग जगह पर, तो आपने देखा होगा उसमें से विषैला काले रंग का धुआं निकलता है, और वो निकलता है किसके कारण? पूर्ण तरीके से यदि दहन नहीं होगा ना भैया जी, तो उसको अपन कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। और कंबशन का मतलब क्या होता है? दहन होता है। ऑक्सीजन की कमी में यदि ये दहन होगा तो उत्पाद बनेगा आपका क्या? CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे दिल के लिए, फेफड़े के लिए, और दिल के लिए नहीं, फेफड़े के लिए और सेहत के लिए भयंकर खतरनाक है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़े में जाकर रक्त में मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हमारे लिए कैसा होता है? खतरनाक होता है। बाकी अपन बायोलॉजी में नहीं जाएंगे, ठीक है? चलो, तो ये तो सही है, ये भी सही है, बात समझ में आई? चलिए चलिए चलिए, और एसिडिक ऑक्साइड क्या है? तो भैया CO2 है। अब आप बोलेंगे सर एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या? बात समझ में आएगी? ये तगड़ा सवाल है। देखो, अपन इसको भी निपटाएंगे। मैं कह रहा हूं भैया एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। अब सुनो, मैं कह रहा हूं अम्लीय ऑक्साइड। हाँ, हिंदी में लिखना था मुझे, कोई बात नहीं, आप लिख लेना। मैं कह रहा हूं भैया अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है? एक काम करते हैं, लो ये लो, H2O के साथ में मैं CO2 को मिला रहा हूं। मुझे क्या मिल रहा है उसको भी अपन लोग देख लेते हैं। क्या मुझे H2CO3 मिल रहा है? बोलो यस सर। अरे बोलो, मस्त वाली बात है, बोलो। क्या मुझे H2CO3 मिल रहा है? बोलो यस सर। क्या बना? कार्बोनिक अम्ल बना। चलो अपन लिख देते हैं यहां पर, कार्बोनिक अम्ल बना। ठीक है, बड़े सही टाइम पे CBSE ने क्वेश्चन पेपर जारी किया है, क्योंकि इस बहाने अपन जो है अपनी परीक्षाओं को लेकर अब कैसे हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। केमिस्ट्री की अच्छी बात यह है कि कक्षा 10वीं में केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे टाइप की जो कक्षाएं हैं, बात समझ में आ रही है, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप कोई भी चैप्टर, कोई भी चीज कहीं से भी देख सकते हो, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं। चलो देखते हैं क्या बना भैया? अम्ल बना। ठीक है, तो ऐसे ऑक्साइड जो जल के साथ मिलकर किसी प्रकार के अम्ल का निर्माण करते हैं, राइट, उन्हें हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। दैट्स ऑल। तो ये होगा ना? बिल्कुल होगा। उसके नीचे वाला भी होगा, पर बाकी के ऑप्शंस बेचारे का साथ नहीं दे रही है। लो ये इसके, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये सब साथ नहीं दे रहे हैं। धोखेबाज निकले, बेवफा निकले ये वाले ऑप्शन। बात समझ में आ गई? तो मस्त वाली कहानी है, ध्यान से देखिएगा। एक और चीज बताता हूं, क्योंकि हम लोग धातु अधातु वाला चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, अधातु के जो ऑक्साइड रहेंगे ना, वो अम्लीय होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होते हैं। बात समझ में आ रही है? और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो या तो आपके कैसे होते हैं भैया? उभयधर्मी होते हैं, या फिर आपके क्षारीय होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अधातु के जो ऑक्साइड होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब कैसे होते हैं भैया? ये सब अम्लीय होते हैं। तो इसको भी नोट कर लो। तो अपना बी ऑप्शन सही होगा, मतलब कोई नहीं रोक सकता। अरे कोई रोक ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसको सही होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा नॉलेज है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। पूरा निपटाएंगे, तगड़ा निपटाएंगे। बात समझ में आ गई? ये लो, फुल इन पॉजिटिव एटीट्यूड। बात समझ में आ रही है? पूरा निपटा देंगे। चलो देखो, टीपा पक्का? यस सर। बढ़ेंगे आगे। चलो, मैं क्या कह रहा हूं भैया? तांबे का एक सिक्का हरे फेरस सल्फेट में डाला गया। चलो डाला, ये डाला मैंने, लो तांबे का सिक्का है ना, तांबे जैसे ही बनाऊंगा। रुको, मेरे को अभी बताते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? अपन पूरा निपटाएंगे, ध्यान से देखो भैया। Cu को मैंने डाला हरे फेरस सल्फेट में। क्या होता है फेरस सल्फेट? बताया गया था आप लोगों को, FeSO4 होता है ना? यस सर, बोलो। अब आप सोच रहे होगे सर कॉपर जो है वो आयरन को हटा देगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाबूजी जो कॉपर है उसकी अभी अपन क्या देखते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, क्रियाशीलता श्रेणी देखते हैं, बाद सक्रियता श्रेणी देखते हैं। बोलो यस सर। तो आपका जो Cu है इसकी क्रियाशीलता कम है, और आपका जो Fe है इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि ये दबंग है और ये बेचारा लाचार है। ये लाचार इस दबंग को नहीं हटा सकता। इसका मतलब कोनो अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि FeSO4 की जो स्टेबिलिटी है उसको Cu खेल उसका खत्म नहीं कर सकता। मतलब ये कॉपर आपका जो है वो सक्रियता श्रेणी में आयरन से नीचे आता है,
और जो तत्व जितना नीचे आता है उसकी जो क्रियाशीलता होती है ऐसे विलयन में, वो कैसी होती है बाबूजी? वो कम हो जाती है। बात समझ में आ रही? तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये अभिक्रिया होगी ही नहीं, ये अभिक्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि कॉपर FeSO4 में से FeSO4 को Fe को नहीं हटा सकता। पर इसकी ऑपोजिट रिएक्शन पक्का होती है, पता है कौन सी? ये लो, अरे ये लो, इसकी ऑपोजिट रिएक्शन होती है कौन सी? पता है? ये वाली, ये लो। मैं कह रहा हूं भैया ये है CuSO4। CuSO4 जो होता है ये रंगहीन होता है, पर यदि 5H2S को ओपन कर देते हैं, बात समझ में आ रही है, तो ये बन जाता है नीला थोथा। और यदि इसके साथ मैं जोड़ देता हूं आयरन को, Fe, अब ये मत बोलना सर हरे कलर का लोहा बनाया है आपने, अपन किसी भी कलर का बना सकते हैं, अपनी मर्जी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो भैया ये FeSO4 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा बाबूजी? तो भैया ये Cu बना लेगा। ये लो, अरे ये लो, ऐसे तो कई खेल खेल लिए हम लोगों ने। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ये रही रिएक्शन। अब यदि आप इसको, बात समझ में आ रही है, अब यदि आप इसको सक्रियता श्रेणी के हिसाब से देखो तो ये ज्यादा सक्रिय है, ये कम है। यदि आप इसको रिएक्शन कैसी है उसके हिसाब से देखो तो आप जानोगे कि भैया इसने इसको हटा दिया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी अभिक्रिया है ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले तो विस्थापन अभिक्रिया। क्या है ये? आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉन्सेप्ट भी सीख लिया? बोलो यस सर। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स ऑल। क्या करेंगे? क्रॉस चेक बिल्कुल करेंगे। ये लो, निपटा दिया अपन ने इसको भी। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली बात, नोट करो। चलो अब भैया बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अनीता को क्या प्रॉब्लम हो गई भैया? अच्छा, अनीता का कहना है कि मेरे पास जो है HCl है, ओके, और CH3CH, ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो मेरे पास HCl है और CH3COOH है। मैं COOH को ऐसे थोड़ी बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाता ही नहीं। आप याद करो, अपन ने पूरी क्लास 10th की केमिस्ट्री की वीडियो देखी है, अपन CH3COH को ऐसे बनाते हैं, हंसता मुस्कुराता एसिटिक अम्ल। बात समझ में आ रही है? एक और नाम क्या होगा इसका? इथेनोइक अम्ल, एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात। कार्बन का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसी से बनता है सिरका। ये जो आप चाइनीज, मंचूरियन और ये बड़े मजे लेके चटखारे लेकर खाते हो ना भैया, उसके पीछे का खेल है सिरका, विनेगर। और विनेगर किसका विलयन है? तो भैया CH3COOH का। बात समझ में आ रही है? साथ ही साथ अचार को प्रिजर्व रखने में, सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में भी हम उपयोग करते हैं किसका बाबूजी? CH3COOH का। तो क्यों ना हंसे मुस्कुराइए, काम है। सोचो यदि विनेगर नहीं होगा तो चाइनीज ही नहीं खा पाओगे, जो शाम के टाइम पे, कोचिंग के बाद, दोपहर के टाइम पे, स्कूल के बाद चाउमीन मंचूरियन के मजे लेते हो ना आप लोग। बात समझ में आ रही है? उसके पीछे का खेल इसने लिखा है, उसके पीछे का स्वाद यहां से आता है। चलो अपन काम की बात पर आएंगे। मैं क्या कह रहा हूं? पीएच पेपर पे डाला, सही कथन क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, ये कैसा है? अरे भैया ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। और ये कैसा है? अरे दादाजी ये दुर्बल अम्ल है। अब बोलोगे आपके सर प्रबल अम्ल है और दुर्बल अम्ल है, इसका मतलब क्या होता है? भैया प्रबल अम्ल जो होता है वो जल्दी से आयनीकृत हो जाता है H+ आयन में। दुर्बल अम्ल जो होगा वो जल्दी आयनीकृत नहीं होगा, जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा H+ आयन में। तो जो प्रबल अम्ल होगा उसका पीएच कैसा होगा? पीएच कैसा होगा? पीएच कैसा होगा? HCl जो है वो प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो प्रबल अम्ल होगा उसका जो पीएच है ना वो कैसा होगा? कम से कम होगा। तो HCl का जो पीएच है वो कैसा होगा आपका? कम से कम होगा। और CH3COOH का जो पीएच है वो ज्यादा होगा। हालांकि दोनों साथ से कम होंगे पर HCl का कम से कम होगा। तो हमारा जो आंसर है वो ये होना चाहिए। क्या कहते हो? क्रॉस चेक करेंगे। शानदार ये कहानी है। नहीं, कंप्यूटर जी से गलती हो गई, एक्सेप्टेड कंप्यूटर जी। नीचे वाला जो आंसर है वो कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। चलो अपन और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। इसको हटाते हैं। लो भैया, निम्न चित्र के लिए क्या सही होगा? ये कहानी आपको और मुझे जो है बतानी है, राइट? अभी अपन निपटा देंगे। देखो कैसे कैसे निपटाएंगे। देखो
मैं कह रहा हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आप जानते हो कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध हो सकता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में दो आबंध हो सकते हैं, तीन आबंध हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में दो आबंध होंगे या फिर तीन आबंध होंगे तो इसको अपन असंतृप्त कहते हैं। बोलो यस सर। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में एक ही होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया जी? ये संतृप्त होगा। पर किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये तो असंतृप्त है, पर इधर वाला नहीं है। क्यों नहीं है? कार्बन ऑक्सीजन है ना। वो कैसा है? तो ये आपका संतृप्त है, ये आपका असंतृप्त है। तो ये तो आपका क्या होगा? संतृप्त होगा। उधर वाला संतृप्त नहीं होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन यहां पर आकर खेल को क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है। बात समझ में आई? तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले आपके असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। और सिंगल बॉन्ड वाले आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया? वो होते हैं आपके सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त। मैंने क्या लिखा है? तृप्त। ये लो। हाँ सही क्या होगा? ए और बी असंतृप्त नहीं है, सिर्फ ए है, बी नहीं है। गलत। सी और डी संतृप्त, सिर्फ सी है, डी नहीं है। गलत। ए से सी बनाने के लिए ए में H2 ऐड कर दो। एक मिनट, ए क्या है आपका? C2H2 और सी है अपना C2H6। हाँ हो जाएगा, निपटा देंगे, वो भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अपन तो ये भी लिखेंगे कि कौन सा उत्प्रेरक है। निकल, कैडमियम, जिंक कोई भी हो सकता है जो कि आपका डी ब्लॉक का हो। चलो इसको लिखते हैं अपन यहाँ पे। लो और मजे की बात सुनो, अब एकदम मस्त वाली कहानी बता रहा हूं। सुनो सुनो मस्त वाली बात। मैं कह रहा हूं भाई सी, ये लो, एक H यहां लगा, एक H यहां लगा, एक H यहां लगा और एक H यहां लगा। बोलो यस सर। ये असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त है। इसमें हम लोग जोड़ने वाले हैं क्या? H2। और ये तो हम H2 जोड़ने वाले हैं ना, राइट। ये किसकी उपस्थिति में होगा? ये किसकी उपस्थिति में होगा? तो भैया ये होगा किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक। कैसे? निकल वाले। निकल मतलब निकलना नहीं है, निकल की बात हो रही है, Ni। या फिर आप कैडमियम भी ले सकते हो, ठीक है। होगा क्या? ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली कहानी है, राइट। देखो, अरे मैं कह रहा हूं भैया कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और ये यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। और फिर मैं ये भी कह रहा हूं कि ये जो दो हाइड्रोजन थे ना वो यहां पर आकर जुड़ जाएंगे। अरे मस्त है यार। कितनी बार अपन ने टैटू बनाया था केमिस्ट्री के सिलेबस के टाइम पर, याद करो पिछले वाले सत्र में। और इस बार भी अपन पूरा निपटाएंगे। बात समझ में आई? इसमें हमने ये जाना था कि आपका जो कार्बन होता है वो चार आबंध बनाता है, क्योंकि उसकी चतुसंयोजकता होती है। ये सारी चीजों को आपने बढ़िया से पढ़ लिया होगा। बात समझ में आई? तो ये बनेगा, ये बिल्कुल सही बात है। KMnO4 डालने पर BD में बदल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग फॉर सही होगा, ग फॉर गलत नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात, इसको अपन हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो ध्यान से, यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह आपका वनस्पति तेल है, वो आपका वनस्पति घी है। जैसे कि डालडा एक प्रकार का वनस्पति घी होता है। बात समझ में आ रही है? यह आपका वनस्पति तेल है, वो आपका वनस्पति घी है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है तुलनात्मक तरीके से, वो जो है वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो हमारे शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको बढ़ा देता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग बात। टिपो चलो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो भी क्वेश्चन आता जा रहा है, ठीक है, कहीं किसी के भी पहले से अपन ये चेक कर रहे हैं बेटा, पर पहले से किसी का भी एक्सप्लेनेशन या आंसर नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद ये मुझे मजा क्यों आ रहा है पढ़ाने में? बात समझ में आ रही है? क्योंकि पहली बात तो ये कि आप लोगों का जो प्यार है वो, दूसरी बात ये कि मेरी प्रैक्टिस है। कुछ बड़ा कोई बड़ी ऐसी स्मार्ट या वैसी बात नहीं है, ग्रेट वाली बात नहीं है। सीधी बात यह है कि मेरी जो है या सभी टीचर्स की, क्या जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट लाते हैं, उनकी होती है भैया प्रैक्टिस। और रटने वाली प्रैक्टिस नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग वाली प्रैक्टिस होती है, समझने वाली प्रैक्टिस होती है। तो हमारी होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते करते उस चीज की हमें समझ इतनी अच्छी आ जाती है कि हम एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ढूंढ कर निकाल लेते हैं। और आप ये सब लोग करते हो, पर आप लोग थोड़ा सा कम करते हो क्योंकि आपको मस्ती भी मारनी होती है। बात समझ में आ रही है? मस्ती मारिए, खाइए, घूमिए फिरिए, सोइए, पर जब पढ़ रहे हैं तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी
और एग्जामिनेशन के टाइम पर, एग्जाम का पेपर देते टाइम पर बिल्कुल ऐसे ही मजे लेते लेते एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हम जो एग्जाम है उसको दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नोट करो। पक्का? बोलो यस सर। अब बढ़ेंगे आगे और गर्दा उड़ाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, CaOH2 को जल में मिलाकर एक विलयन बनाया गया और वायु में रख दिया गया। अच्छा ठीक है, ऐसी बात। ये लो, CaOH2 को OH2 को जल में मिलाकर, ठीक है, CaOH2 का हमने जलीय विलयन ले लिया, तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का क्षार बन गया। बोलो यस सर। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या बन गया? आपका क्षार बन गया। इसी को अपन जल का, चूने का पानी कहते हैं। इसी के अपन पुताई करते हैं, यही जो है वो चूने में जाता है, यही आपका अल्केलाइन होता है और यही हमारे पेट की एसिडिटी खत्म कर देता है यदि अपन पान में चूना लगाते हैं तो। यहां तक की बात है। अब बढ़ते हैं आगे, सुनो। CaOH2 को अपन ने कहां रख दिया भैया? वायु में रख दिया। चलो, अब हमने जब वायु में इसको रखा है तो वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ये सारी गैसें हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, उसमें एक सफेद अवशेप बन रहा है। ऐसा क्यों हुआ? देखो भैया, अब ना इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। यहाँ एक तीर से अपन पता नहीं कितने निशाने लगाने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट निपटाएंगे, ध्यान से देखना। अपन यदि किसी दीवार पर पुताई करते हैं, हम यदि किसी दीवार पर पुताई करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, पुताई करते हैं, तो तुरंत उस दीवार में चमक नहीं आती है। तुरंत उस दीवार में चमक नहीं आती है। कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद पुताई करने के उस दीवार में चमक आती है। जब हम पुताई करते हैं तो मुख्यतः जिस चीज से हम पुताई कर रहे हैं उसमें चूने का पानी होता है। भले ही आप नॉर्मल चूने का पानी की बात कर लें, ठीक है, नॉर्मल पुताई की बात कर लें, आप डिस्टेंपर की बात कर लें, आप एशियन बेंट की बात कर लें, आप कोई भी बात कर लें, चूने का पानी इज देयर। अब वो चूने का पानी जो होता है, राइट, जब वो वायु के अंदर उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बना लेता है CaCO3 जो कि सफेद होता है। बोलो यस सर। और भैया चमकीला होता है, चमकीला होता है, जो कि सफेद होता है और साथ में चमकीला होता है। और साथ में क्या बनेगा वो भी अपन देख लेते हैं, रुको। मैं कह रहा हूं एक कैल्शियम यहां है, एक वहां है, ठीक है। मैं कह रहा हूं एक कार्बन यहां है, एक वहां है, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर 2 हैं और 2 4 हैं, वहां पर 3 है, एक बचेगा, ये होगा H2O। खेल खत्म यार, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्टिंग कहानी ये है, ध्यान से देखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब किसके साथ मिलता है वायु में मौजूद CO2 के साथ में, तो वो बनाता है एक सफेद अवशेप, चमकीला अवशेप, जिसको हम क्या बोलते हैं? CaCO3। और आप जानते होंगे जो संगमरमर यानी कि मार्बल है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है, वो भी शाइन करता है। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? तो सीधी बात यह है कि जब हम पुताई करते हैं तो सिर्फ ये रहता है, फिर थोड़ी देर बाद वायु से धीरे धीरे वो CO2 के साथ क्या करने लगता है भैया? अभिक्रिया करने लगता है। और अभिक्रिया करने पर यह चीज पड़ती है। अब भी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, याद करो, चूने के पानी में यदि कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाएगी तो चूने का पानी दुधिया हो जाएगा। चूने का जो पानी है वो कैसा हो जाएगा भैया? दुधिया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा अपन बचपन से पढ़ रहे हैं। अब देख लो, ये लो, ठीक। तो ये अभिक्रिया जो हो रही है, ठीक है, इस अभिक्रिया में हम ये कहते हैं कि भैया जो सफेद अवशेप बना है वो यही है अपना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है सफेद और चमकीला। अभिक्रिया के साथ हमने कारण भी दे दिया। तो जो मैंने बोला है उसको बढ़िया से आप अपनी कॉपी में वीडियो रोक कर लिख लेना। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली बात, नोट कर लो। तो कारण अपन ने दे दिया, अभिक्रिया हमने लिख दी, अपने 2 मार्क्स का जुगाड़ जो है वो हो गया। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे आगे। अच्छा भैया, इसके अथवा में एक सवाल और है, बात हो रही है महेश की। महेश, इतना टाइम है तुम्हारे पास कि तुम एक्सपेरिमेंट करते हो? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। महेश को मैं बोलना चाहूंगा वेरी गुड। ये लो महेश, वेरी गुड। और महेश के लिए मैं कुछ बनाना चाहूंगा। ये महेश के लिए मैंने बना दिया, ये लो, ये लो, ये लो, ये महेश हमारा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। महेश ने क्या हरकत की वो देख लेते हैं। महेश का कहना भैया हम HCl लेंगे। क्या लेंगे? हम HCl लेंगे, उसको 4 अलग अलग धातुओं के ऊपर डालेंगे, जिससे ये अवलोकन होगा। महेश स्मार्ट के साथ साथ मेहनती भी है।
महेश ने कहा क्यों परेशान होंगे मेरे सहपाठी, साथी, सखिया, सहेली, क्यों परेशान होंगे, मैं टेबल भी बना के देता हूं। चलो ठीक है, सोचो महेश की जगह कोई और होता तो सिर्फ ऐसा लिख देता और फिर बोलता बताओ क्या होगा। महेश ने तो भैया निष्कर्ष भी निकाल कर दे दिया। अब महेश के दिल की ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि भैया ऐसा क्यों। महेश बाबू का कहना है, एक मिनट, महेश बाबू मतलब मैं महेश को प्यार से बाबू बोल रहा हूं, महेश बाबू कोई और भी है, बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से। चलो, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, दैट्स ऑल। ये टेबल आपको क्यों मिला। तो अब देखो यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो भी मैं रिएक्शन लिखने वाला हूं वो पहले अध्याय में भी है, दूसरे अध्याय में भी है और तीसरे अध्याय में भी है। बात समझ में आ रही है तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अब देखो तनु HCl लेना है अपने को और अलग अलग धातुओं पे डालना है, मतलब बात हो रही है यहां पर केमिकल रिएक्शंस की और 4 प्रकार की अभिक्रियाओं की अपन बात करने वाले हैं। कौन सी भैया, ये लो। चलो सबसे पहले बात होगी किसकी, Cu की और बात होगी HCl की, बोलो यस सर, ये लो। फिर बात होगी Fe की और बात होगी HCl की, बोलो यस सर, ये लो। और बात करेंगे हम लोग मैग्नीशियम की और बात करेंगे HCl की, बोलो यस सर, ठीक है। और हम बात करेंगे जिंक की और हम बात करेंगे HCl की, बोलो यस सर। अब क्या है, 3 बार गैस निकल रही है और 1 बार नहीं निकल रही है। अब आप जानते हो कि भैया यदि किसी तनु अम्ल के साथ में हम धातु को मिलाते हैं, तनु अम्ल के साथ में यदि हम धातु को मिलाते हैं ना बाबूजी, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, बोलो यस सर। तो जो गैस बाहर निकल रही है, सबसे पहली बात तो ये कि उस गैस का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, दैट्स ऑल। उस गैस का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई। चलो तो एक काम करते हैं, अपन बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। इधर पे भी निकल रही है क्या, बोलो यस सर। यहां नहीं निकल रही है, कोई रिएक्शन नहीं, चलो ये बोलो H2। बात समझ में आ गई। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, कुछ और भी बन रहा होगा, वो भी अपन देख लेते हैं। ये देखो भैया कुछ और भी बन रहा है, एंड दैट इज व्हाट, CuCl2। हाँ कर रहा हूं बैलेंस, ये लो। चलो चलो ये लो, ऊपर यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हो रही, बैलेंस करने से क्या कर, चलो ये लो, ठीक है कर लो। यहां पर बन रहा है FeCl2 या फिर बन सकता है FeCl3, तीनों बनते हैं। तो अपन इसको नहीं लेते, हम सिर्फ FeCl2 को लेते हैं, ठीक है। इधर तो कौन रिएक्शन ही नहीं हो रही। और Zn+2HCl जो है ये क्या बनाएगा अपने को, तो भैया ये भी मिलाएगा अपने को ZnCl2। अब आप सोच रहे हो ना कि सर इस कॉन्सेप्ट में, अब बताओ जरा 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट किधर से छुपे हुए हैं। अरे भैया बिल्कुल छुपे हुए हैं, मजा ही आएगा। देखो पूरा रिवीजन, रडार में ही लेंगे इसको अपन, पूरा रिवीजन देखो। कैसे, ध्यान से देखना। मैं क्या कह रहा हूं, कॉपर जो है उसने हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया और क्लोरीन से जाकर जुड़ गया। कॉपर ने हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया और क्लोरीन से जाकर जुड़ गया। इसका मतलब ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो अभिक्रिया के हिसाब से बेटा आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। 3 जगह पर हो रही है, बात समझ में आई, विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा, यदि हम इसको एसिड बेस और सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षारक और लवण वाले अध्याय के संदर्भ में देखेंगे तो भैया हम ये पाएंगे कि ये जो है ये केमिकल रिएक्शंस है अम्लों की। और यदि हम धातु अधातु के हिसाब से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि भैया ये केमिकल रिएक्शन है किसकी, धातुओं की। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है इस टॉपिक में छुपा है आपका। इसलिए देखो मैंने क्या कहा, 3 चैप्टर्स का कॉमन टॉपिक है। विस्थापन अभिक्रिया पहले अध्याय के हिसाब से, अम्ल और धातुओं की अभिक्रिया दूसरे और तीसरे चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। तो सीबीएसई क्या करता है ना, जब क्वेश्चन पेपर बनाता है, बात समझ में आ रही है, तो वो क्या करता है, बड़े दिमाग से खेलता है। ऐसे टॉपिक लेता है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आपस में क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। बात समझ में आई, बढ़ते हैं आगे। चलो की क्रियाएं, चलो चलो चलो, कौन सी क्रियाएं भैया, रासायनिक क्रियाएं। लो बात समझ में आ गई, इंटरेस्टिंग बात। चलो टिप लो। आप इससे ये निष्कर्ष निकालेंगे कि भैया जो है मैग्नीशियम HCl के साथ में अभिक्रिया करने के बाद गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस तो नहीं देता, और बाकी के जो हैं, बात समझ में आ रही है, मैग्नीशियम की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, बाकी सबकी जो क्रियाशीलता होती है वो कैसी होती है भैया, कम होती है मैग्नीशियम से। तो बाकी सब जो हैं HCl के साथ
अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, पर आपका जो है मैग्नीशियम है वो अलग ही चौड़ा हो रहा है, बात समझ में आई, वो आपको H2 गैस नहीं देने वाला है। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग बात, चलो नोट कर लो। तो इससे निष्कर्ष निकल गया, इससे ये भी निष्कर्ष निकला कि सवाल वो आएगा जिसमें अलग अलग चैप्टर्स को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, नोट करो, चलो मजा ही आएगा। महेश थैंक यू सो मच इतना अच्छा सवाल बनाने के लिए, ताकि भैया हम जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में पढ़ सके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बड़े ध्यान से देखिएगा इस कहानी को। राइट, ये क्या हुआ? ओके, कुछ रसायन है यहां पर, केमिकल स्पीसीज है, राइट, जिनको ABCD से है ना तो दर्शाया गया है। तो अपन इसको क्या कहेंगे? अपन कहेंगे केमिस्ट्री वाली ABCD। ये लो, ये लो, अरे ऐसे वाले क्वेश्चंस को तो अपन रगड़ देता है। बात समझ में आ रही है? ABCD, चलो भैया, यह है केमिस्ट्री वाली ABCD। और ये जो सवाल लिया गया है ये आपके अध्याय क्रमांक 1 यानी कि रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं से लिया गया है। बात समझ में आ रही है? मुझे जल्दी से ये बताओ कि ऊपर वाली जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है और नीचे वाली जो है वो कौन सी अभिक्रिया है। फिर इस ABCD को अपन निपटाते हैं बड़े बढ़िया तरीके से। एक बार ट्राई करो, फिर बढ़ते हैं बनागे। चलो चलिए भैया, तो क्या कहते हो, मस्त वाला ये सवाल है और इतना इजी क्वेश्चन यार, मतलब देख लो मजा ही आ गया। कैसे? देखो ना, ये देखो, पहली वाली जो अभिक्रिया है उसमें यार सीधे सीधे जो है A ने दादागिरी दिखाई है। बोलो यस सर। जो A है वो ज्यादा क्रियाशील है B से, और A और C के बीच का जो यौगिक बन रहा है भैया उसकी स्थिरता ज्यादा होगी तुलनात्मक तरीके से BC से। बात समझ में आई? इसका मतलब ये एक प्रकार की क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहां पर आपका जो A है उसने B को विस्थापित अभी कर दिया है। तो इसी को मैं आगे लिख रहा हूं। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको फिर से ये डिब्बे बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? और आप यहां पर लिख दीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आई? तो भैया ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो ये होगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। बोलो यस सर। मस्त ही वाली कहानी, बात समझ में आ गई। अब नीचे वाली जो अभिक्रिया है इसमें आपका जो AB है वो CD के साथ मिलकर AC और BD हो रहा है। मतलब सीधी बात ये कि यहां पर ये जो विस्थापन है ये 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हो? तो भैया ये हो गया आपकी द्विविस्थापन, विस्थापन, विस्थापन नहीं विस्थापन, ठीक है। और यहां पर हो जाएगी अभिक्रिया। बोलो यस सर। एक काम करते हैं, जल्दी से जो है हम क्या कर लेते हैं, दोनों के उदाहरण लिख लेते हैं। सवाल में क्या पूछा गया था? उपरोक्त अभिक्रियाओं के प्रकार, ओके आगे पीछे हो गया, उदाहरण सहित बताइए। बात समझ में आई? तो हमने प्रकार तो बता लिए, अब लो उदाहरण की बात करते हैं। लो बढ़िया वाला उदाहरण, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मैंने मिलाया है Fe को CuSO4 में। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था। तो क्वेश्चन पेपर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस कहीं आपस में कनेक्टेड तो नहीं है। कभी कभी ये होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट 2 अलग अलग क्वेश्चन में लग जाता है और उससे हो जाती है आपकी बल्ले बल्ले। क्योंकि बात समझ में आ रही है? क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, अपन फिर देख रहे हैं। तो ये बन जाएगा FeSO4 और साथ में निकलेगी बाहर क्या? कॉपर। तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया हो गई। हम एक काम करते हैं, हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक तगड़ा वाला एग्जांपल लेते हैं। और वो एग्जांपल क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं मेरे पास HCl है। बोलो यस सर। मैं कह रहा हूं मेरे पास क्या है? HCl है। बात समझ में आ रही है? फिर मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास एक क्षार भी है, यानी कि OH है, NaOH है, OH नहीं NaOH। बात समझ में आ गई? अब इसका हमें उत्पाद क्या मिलता है? तो हमें मिलता है NaCl और साथ में हमें मिलता है H2O। अब यहां पर हुआ क्या? बड़े ध्यान से यहां पर देखिएगा। ये जो अभिक्रिया है इसको अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं हम इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया? क्योंकि भैया अम्ल और क्षार दोनों के बीच में हमेशा कैसा रहता है? 56 का आंकड़ा। बात समझ? 36 का आंकड़ा, 56 का आंकड़ा, जो आंकड़ा होता है। मान लो HCl और NaOH एक अम्ल है भयंकर वाला, एक आपका तेजाब है। लो पूरा ही लिख देता हूं मैं। बात समझ में? भैया ये तेजाब है। ये क्या है? तेजाब है। तेजाब, तेजाब किधर लगेगी? इधर भी लगा लगेगा। और NaOH क्या है? तो भैया ये जहर है। NaOH क्या है? तो ये भयंकर वाला आपका क्या है? जहर है।
और HCl क्या है आपका, तेजाब है। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये बात ही, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। तो जब एक प्रबल अम्ल दूसरे प्रबल क्षार से मिलता है तो समय निर्माण होता है किसका, एक 7 pH। देखो इसका pH भी 7 होगा, उसका pH भी 7 होगा, और ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आई? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर द्विविस्थापन जो है उसका क्या है, बढ़िया वाला उदाहरण है। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट रिवीजन, दैट्स ऑल। तो कहने के लिए हम सैंपल पेपर लगा रहे हैं, पर एक्चुअली इनसे हमारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स का होता है रिवीजन। बात समझ में आई? नोट करो। चलो ऐसे क्वेश्चंस को तो अपन यूं रगड़ देंगे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसको अपन यहां से मिटाते हैं। और भैया इसी के अथवा में एक सवाल और दिया हुआ है कि उपरोक्त अभिक्रियाओं के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। 1 मिनट। अच्छा ठीक है, इसको अपने को इग्नोर मारना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को अपने को इग्नोर मारना है, मैं मार देता हूँ। ये लो, मैं कह रहा हूँ इस वाले पार्ट को अपने को क्या करना है, इग्नोर मारना है, ठीक है। आपको चित्र दिख रहा है, बोलो यस सर। कितने स्टूडेंट जल्दी से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट का यहां पर पॉज लेने वाला हूं। कितने स्टूडेंट्स नन्हे मुन्ने मेरे जो उड़ते परिंदे हैं, राइट, जल्दी से बता सकते हैं कि सर ये जो डायग्राम है ना, इसको अपनी किताब में देखा हुआ है और इसको क्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, इसमें अपन एक तरफ से डाल रहे हैं NaCl का सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। क्या डाल रहे हैं? तो भैया NaCl का सॉल्यूशन हम एक तरफ से इसमें डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से यहां पर निकल रहा है NaOH। चलो बता देता हूं, बात समझ में आ गई। यहां से जो है क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी और यहां से H2। यार अब तो बता दो, कितना इजी। और याद करो ये क्या है, विद्युत अपघटन है। विद्युत अपघटन क्या होता है, जब भी आपके पास कोई, इसके अंदर तो कम है खैर, पर जब भी आपके पास ऐसा कोई विलयन होता है, जलीय विलयन होता है, अम्लीय क्षारीय कैसा भी हो सकता है, या फिर उदासीन जलीय विलयन भी हो सकता है किसी नमक का। आप यदि उसके अंदर 2 रॉड डालते हो, आप उसको यदि इलेक्ट्रिसिटी देते हो, बात समझ में आ रही है, एक तरफ प्लस लगाते हो, एक तरफ आप यदि माइनस लगाते हो, क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, तो उसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघटन। यदि उसका जो विलयन है वो आयनों में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो ध्यान से देखना, ब्राइन का मतलब NaCl का विलयन है, ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बाबूजी, NaOH है। बात समझ में आ गई। और क्या क्या निकलता है, तो क्लोरीन गैस बाहर निकलती है यहां से, और वहां से H2 गैस बाहर निकलती है। और आप जानते हो यार, ये क्लोर क्षार विधि है, आप ये जानते हो। ऐसे डायग्राम अपन ने बहुत देख रखे। बात समझ में आ रही है? इन्होंने लेबलिंग मिस की, अपन ने लेबलिंग ही कर ली, दैट्स ऑल। हमने नामांकन ही कर दिया। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, ध्यान से देखिएगा। तो अपने को बताना है एनोड और कैथोड से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो ध्यान से देखो, एनोड और कैथोड से कौन सी गैस बाहर निकलेगी आपकी, जो क्या है, देखो 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 देखो, ये एनोड है, पॉजिटिव आपकी क्या है, एनोड है। तो एनोड के पास से कौन सी गैस बाहर निकल रही है, क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। कैथोड के पास से कौन सी निकल रही है बाबूजी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। पहली बात, प्रक्रिया का नाम क्या है और क्यों है भैया, प्रक्रिया का नाम है क्लोर क्षार विधि। और प्रक्रिया का नाम क्लोर क्षार विधि क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बन रहा है और क्षार भी बन रहा है। अब ये मत बोलना सर NaOH क्षार नहीं होता। मस्त वाली बात मैंने क्या कहा, यदि आपकी प्रैक्टिस है, आपका यदि नॉलेज है, तो आप कॉन्फिडेंस भी रहते हैं और फिर आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो क्लोरीन बाहर निकल रहा है, एक प्रकार का क्षार भी बाहर निकल रहा है, दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट क्लोर क्षार विधि। बात समझ में आ गई। तीसरी बात, सभी रासायनिक अभिक्रिया को अपन लिखेंगे, अपन बिल्कुल लिखेंगे, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन लिखेंगे। उसके लिए अपन एक काम करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा पड़ोस में, इसको तो नोट करो, बोलो यस सर। एनोड कैथोड प्रक्रिया का नाम और सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, इसको हम लिखने वाले हैं अपनी कॉपी में। बात समझ में आ गई, मस्त वाली बात, नोट करो, कर लिया। हम चलते हैं यहां पे, ये कोई काम का ना, ये कोई काम का बनाया था मैंने, पर उधर ही काम चल गया, क्योंकि दैट वाज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न था वो, ठीक है। और चलते हैं आगे। हाँ, यहां पहुंचे, यहां जो है खेल शुरू होगा। और कैसे शुरू होगा, ध्यान से देखो, ये वो अभिक्रिया है NaCl प्लस H2O। बात समझ में आई? और क्या मिल रहा है, 2NaOH और Cl2 और H2। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। अब यदि आपने ये वाला डायग्राम देखा है तो देखो,
इस डायग्राम को अब बड़े ध्यान से देखो, मैं यहां पर अभिक्रिया लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, कहां करें इसको, यहां करते हैं, इसको अपन यहां पे हटा देते हैं, लिख देते हैं अभिक्रिया के लिए था, ठीक है। क्या आप ये जानते हो कि ऐसी कोई भी चीज जिसको अपन विद्युत अपघटक कहते हैं, यदि हम उसमें ऊर्जा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो क्या वो आयनीकृत हो जाता है? बोलो यस सर। बात समझ में आई? तो भैया आप दे क्या रहे हो, आप क्या दे रहे हो? मैं बना ही लेता हूं, इतना लोड लेने का ही नहीं, अपन बना लेंगे, चलो अपन बना लेंगे। ये बनाया डिब्बा, ये लो, चलो ये पूरा ही बनाएंगे अपन, निपटाएंगे इसको, चलो बढ़िया से। ये लो, ये वाले डिब्बे को हटाओ यहां से, चलो हटाओ। बात समझ में आई? चलो मैं क्या कह रहा हूं भैया, यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक डिब्बा बनाया, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? इस डिब्बे के अंदर हम दो अलग अलग प्रकार की क्या डालने वाले हैं, दो रॉड डालने वाले हैं। लो, एक पॉजिटिव रॉड ली, बोलो यस सर, ठीक है। और क्या किया हमने, जो है ना, एक नेगेटिव रॉड भी ले ली, बोलो यस सर, ठीक। पॉजिटिव और नेगेटिव को हम किससे कनेक्ट करेंगे? तो भैया अपन कनेक्ट करने वाले हैं इसको किससे? तो एक को अपन ने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एक को अपन ने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक काम और करते हैं, हम लोग जो है इस पूरे को ना एक बॉक्स में पैक कर देते हैं। ये लो, चलो ये लो, ये लो, ये लो, चलो खेल खत्म, ठीक। चलो अब यदि आपको पता हो तो ध्यान से देखना, डायग्राम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यार दीर्घोत्तरीय है ना, हाँ खंडगों में आ रहा है दीर्घोत्तरीय। देखो अब ये हो गया, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे एनोड, इसको आप क्या बोलोगे? एनोड बोलोगे, राइट। और इसे आप क्या बोलोगे? कैथोड। यहां तक जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, बोलो यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां से एंट्री होती है किसकी? यहां से एंट्री किसकी होती है? बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट भैया, यहां से एंट्री होती है NaCl विलियन की। किसकी एंट्री होती है? NaCl विलियन की। तो उसको मैं थोड़ा ना पीछे लिख देता हूं, मेरे साथ साथ बनाओगे, चलो प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो भैया यहां से एंट्री होती है NaCl विलियन की। और आपने यदि देखा होगा इस डायग्राम में, तो एक मेम्ब्रेन भी यहां पर लगी हुई है। अपन पूरी रिएक्शन करेंगे, अपने पास समय ही समय पढ़ाई तो करना है अपने को, बात समझ में आ रही है? अपन पूरी रिएक्शन करेंगे, एक चीज कवर करेंगे, क्योंकि भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ में आ रही है? यहां पर हम NaCl से NaOH बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं? ये लो, NaCl विलियन को अपन ने इधर पे पटक के अंदर डाल दिया, ये लो अंदर डाल दिया, ठीक है। अपने को ना दो क्या करने हैं, दो 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 ये बनाने हैं। चलो बनाते हैं पहले। लो, अपने को दो जो है नलियां भी बनानी है। तो एक नली तो भैया मैंने यहां बना दिया, एक नली में यहां पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो नली बना रहा हूं बाबूजी। मैं एक बना रहा हूं एनोड के पास में, और मैं एक बना रहा हूं किसके पास में? तो भैया कैथोड के पास में, ठीक है। और यहां पर बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देंगे अपन लोग, जिससे आयन इधर की उधर जा सकें, जिससे जो आयन है वो इधर की उधर जा सकें। और मैं यहां पर ना एक और बना देता हूं, चलो ये ऐसे तीन बना दिए मैंने, ये लो, ये लो, ऐसे तीन बना दिए मैंने। मैं काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर, यहां से बाहर निकलेगा, यहां से भी कुछ ऐसा है जो बाहर निकलेगा, और यहां से भी कुछ ऐसा है जो बाहर निकलेगा। तो अपना डायग्राम सही बन रहा है, बोलो यस सर, ठीक। चलो अब देखो, साथ साथ में बनाते जाएंगे आप लोग, ताकि बढ़िया से आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती जाए। चलो ये लो, ये लो, ये लो, ये बन गया डायग्राम। गर्दा, मैं क्या कह रहा हूं, गर्दा, ये लो, चलो ये लो, बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक रिएक्शन आपको दिख रही होगी। हमने डाला भैया NaCl, और NaCl का यदि विलियन है, इसका मतलब जलीय विलियन हुआ, एक्वस सॉल्यूशन हुआ। NaCl ने जब जल के साथ अभिक्रिया किया, विलियन बनाया, तब और साथ में क्या बना, NaOH बना, Cl2 बना और H2 बना। और ये क्यों बना, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट के साथ में। तो ध्यान से देखोगे, यहां से कौन बाहर निकलेगा? तो भैया यहां से बाहर निकलेगा आपका कौन? ध्यान से देखना, एनोड से बाहर निकलेगा Cl2, कैथोड से बाहर कौन निकलेगा? H2, और भैया यहां से बाहर निकलेगा आपका NaOH। यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? आपका NaOH। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि इन सब के हमें उपयोग भी बताने हैं, जिससे हमारा जो आंसर है वो एकदम तगड़ा हो जाए, इंप्रेसिव हो जाए। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो,
ठीक है, होता क्या है, क्यों क्लोरीन यहां से बाहर निकलती है, क्यों कैथोड वहां से बाहर निकलता है, सॉरी क्यों कैथोड के पास से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ध्यान से देखना। देखो एनोड पर ना हमेशा ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर हमेशा होता है आपका अपचयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। बात समझ में आ गई। अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ ऑक्सीकरण के लिए लिख रहा हूं, अपचयन में उसका उल्टा हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण कहता है इलेक्ट्रॉन बाहर। ऑक्सीकरण अभी याद करो, पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन में अपन ने लिखा था, ऑक्सीकरण कहता है इलेक्ट्रॉन बाहर। ऑक्सीकरण क्या कहता है, भैया इलेक्ट्रॉन बाहर करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो ऑक्सीकरण कहता है इलेक्ट्रॉन बाहर। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अपचयन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन अंदर, इसका उल्टा है, इसको भी आप लिख लो, चलो अच्छा लिख लेते हैं भाई, क्यों नाइंसाफी होगी। तो ये कहता है भैया इलेक्ट्रॉन अंदर, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो वो दो चीज दिख रही है वहां पर, NaCl और H2O, ध्यान से देखना, NaCl भी टूटेगा आयनों में और HCl भी टूटेगा आयनों में। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले जब अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, मस्ती वाली कहानी है भैया। आपका जो NaCl होता है वो टूट जाता है Na+ में और Cl- में, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका जो H2O होता है ना, वो टूट जाता है H+ में और टूट जाता है OH- में, बोलो यस सर। यस सर बोलो, मस्त वाली बात। बात समझ में आ गई। अब ना आप इन दोनों गोले को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, NaCl दिया था, जल दिया था और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो NaCl टूटेगा Na+ में और Cl- में, H2O टूटेगा H+ में और OH- में, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि अब अपने पास Cl- आयन है और अपने पास H+ आयन है, बोलो यस सर। तो कैथोड पर क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब आप मुझे बताओ कैथोड, एनोड कैसा है, एनोड और कैथोड पे क्या होगा देखेंगे। एनोड कैसा है आपका, पॉजिटिव है। एनोड कैसा है आपका, पॉजिटिव है, ये लो, एनोड है आपका पॉजिटिव, ठीक है जी। और कैथोड है आपका कैसा, नेगेटिव, ये लो। अपन खेल ही करते हैं पूरा, ऐसा कि एग्जाम तक तो याद रहे कम से कम। बात समझ में आ रही है। तो भैया ये पॉजिटिव है और ये आपका कैसा है, नेगेटिव है। बात समझ में आ गई, मस्त वाली कहानी। अब देखो, अपन ने बेसिक चीज पढ़ी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा होता है आकर्षण। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है आकर्षण। तो एनोड की तरफ कौन आएगा, ध्यान से देखिएगा। एनोड की तरफ कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, तो भैया एनोड की तरफ आएगा Cl-। तो यहां पर आएगा Cl-। और कैथोड की तरफ कौन जाएगा, तो भैया कैथोड की तरफ जाएगा H+। सबसे पहली बात अपन ने क्या दिया, NaCl विलयन दिया, जलीय विलयन है भैया। कैसा विलयन है, जलीय विलयन। ये लो, ये लो, ये लो, ये बना दिया मैंने, जलीय विलयन है, मैं कह रहा हूं जलीय विलयन। ये लो, ये लो, ये लो। बात समझ में आ रही है। तो एक बड़ा सवाल है, तो इसको आप समझते भी जाओ, नोट्स भी बनाते जाओ, कॉन्सेप्ट भी खेलते जाओ। बात समझ में आ गई। तो ये डायग्राम बनाना है अपने को, बोलो यस सर, ठीक। अब देखो, NaCl टूटा था Na+ में और Cl- में, H2O टूटा था H+ में और OH- में। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब दो चीजों पे फोकस करना है भैया, एक आपको Cl- पे और दूसरा H+ पे। अब Cl- क्योंकि नेगेटिव है, वाह क्या बात है, और वो एनोड क्योंकि पॉजिटिव है, तो Cl- जाता है धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ और H+ जाता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, बोलो यस सर, ठीक है। अब जब जाता है तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब वो वहां पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आपका जो 2Cl- है वो परिवर्तित हो जाता है किस में, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन में, बोलो यस सर। अब इलेक्ट्रॉन कैसे आपके नेगेटिव है, वो इस इलेक्ट्रोड से ऊपर चले गए, क्या मिला आपको, Cl2 मिला। तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं Cl- से। अब ये मत बोलना सर इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलते हैं इनसे, भाई Cl- के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। बात समझ में आ रही है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया, 2 Cl थे, Cl2 बन गया, बोलो यस सर, ठीक। चलो और आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देखो
Cl नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन इस रॉड को दे दिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और Cl नेगेटिव क्या बन गया, तो भैया Cl नेगेटिव Cl2 बन गया। बात समझ में आई? कुछ इसी तरीके से H प्लस को भी ऑब्जेक्शन हुआ। H प्लस को कहना है इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, चलो तो 2H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, अब इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, तो भैया नेगेटिव पार्ट से मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसने बना लिया H2। मैं क्या कह रहा हूं, वहां पर बना H2। H प्लस जो है इस नेगेटिव रॉड के पास गया और बोला भाई सुनना नेगेटिव, ऐसे तो नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती है पर कभी कभी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो H प्लस जो है उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, खींच लिया और उसने निर्माण किया किसका बाबूजी, H2 का। तो उसने जो है H2 का निर्माण कर लिया, वो H2 बाहर चले गई। अपन तो ये लगा देते, एरो लगा देते, लो H2 बाहर चले गई और Cl2 जो है वो भी बाहर चले गई। इस एरो का मतलब पता है ना, बाहर चले गई। अब आप बोलोगे सर इसने Cl2 बना लिया, बाहर चले गई, H प्लस ने H2 बना लिया, बाहर चलेगी, NaOH क्या कर रहा है बैठ के, तो भैया NaOH बना तो ये लो ये लो, ये देखो ये बना, तगड़ी वाली बात, ये लो ये बना, ये देखो NaOH बना। अब बचा कौन था आपका, अब बचा था आपका 2Na प्लस और 2AH माइनस। बात समझ में आ गई? तो इसने निर्माण किसका किया, 2NaOH का किया। दैट्स ऑल। तो ये पूरी रिएक्शन है जो आपको लिखनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि यहां पर विद्युत अपघटन होने पर ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं के बाद एनोड पर ऑक्सीकरण होता है इस तरीके से, कैथोड पर अपचयन होता है यानी रिडक्शन होता है इस तरीके से। जो बची हुई चीजें हैं वो आपस में क्या कर लेती हैं, पैचअप कर लेती हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चीज और एक नेगेटिव चीज हमेशा एक दूसरे के लिए तड़प रही होती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों के बीच में होता है आकर्षण बल। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये अभिक्रिया होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोर-क्षार विधि। और एनोड से क्या निकलती है, क्लोरीन गैस, और आपकी जो कैथोड है नेगेटिव है उससे क्या निकलती है बाबूजी, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई? मस्त वाली बात, मस्त सवाल था, धमाकेदार। क्लियर? बोलो यस सर। अब देखो ये अभिक्रिया भी हो गई। तो ये थी आपकी क्लोर-क्षार विधि। और सवाल क्या था, ये लो, इधर भी डायग्राम उधर भी डायग्राम, सब तरफ डायग्राम ही डायग्राम, सब तरफ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, राइट। चलो ये लो, एनोड कैथोड से गैस कौन सी निकली, लिख दिया। प्रक्रिया का नाम क्लोर-क्षार विधि, क्योंकि क्लोरीन भी बाहर कहां गया है, क्लोरीन भी बाहर निकला, क्षार भी बाहर निकला। बोलो यस सर। ठीक, और कुछ पूछा बाबूजी ने? सभी रासायनिक निपटा दिया। ये लो, पूरी केमिकल रिएक्शन निपटा दी अपन लोगों ने। बात समझ में आ रही है? बढ़िया पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अभी से प्रैक्टिस करनी है, इसी एटीट्यूड के साथ जिस एटीट्यूड से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिविटी टुवर्ड्स एग्जामिनेशन। वो वाला एटीट्यूड नहीं, वो वाला एटीट्यूड नहीं, दैट्स रॉन्ग थिंग, राइट। चलो तो भैया ये जो रिएक्शंस है, ये जो चीजें हैं, ये जो आपकी प्रैक्टिस है, इस एटीट्यूड और ये जो चीज होती है, ये अपने को देती है कॉन्फिडेंस। तो अभी से तैयारी करनी है क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है आप लोगों की एग्जामिनेशंस में। बात समझ में आई? चलो ये हो गया। यस सर बोलो, बढ़ेंगे आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। गरिमा 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 गरिमा, चलो गरिमा ने क्या किया देखते हैं। गरिमा ने एथेनॉल को यौगिक A के साथ सांद्र H2SO4 के में मिलाया। ओके, एथेनॉल क्या होता है, तो भाई C2H5OH होता है, इसको A के साथ, अच्छा ठीक है, A के साथ मिला दिया, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में मिलाया, जिससे मीठी गंध वाला यौगिक B बना। अच्छा जी ठीक है, B को NaOH के साथ गर्म करने पर, B को NaOH के साथ गर्म करने पर आपको जो है वापस से एथेनॉल यानी कि C2H5OH और साथ में एक यौगिक C मिला। ओके ठीक है, तो क्या करना है, तो नाम बताना है। अरे बता देंगे, तो तगड़ा सवाल है। अपन ने भयंकर प्रैक्टिस की थी, याद करो, कार्बन और उसके यौगिक वाला जो अध्याय है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आई? हुआ क्या देखो, कुछ हिंट दी अपने पास, H2SO4 है, ठीक है, जानता हूं मैं, अच्छा उत्प्रेरक है। मीठी गंध वाला यौगिक, ओहो, मीठी गंध वाला कौन सा कार्बन का यौगिक होता है, तो आपको पता होगा एस्टर होता है। तो ये तो कंफर्म है कि भैया बी जो है, हम छोड़ेंगे नहीं बी को, जो बी है वो एस्टर है।
क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, और जो बी है वो आपका क्या है, एस्टर है। चलो एबीसी क्या है ये बताना है, ए और बी के उपयोग क्या होंगे ये बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सभी अभिक्रियाएं लिखनी है, अरे पूरा निपटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था। अब सुनो ध्यान से, मस्त वाली बात, चलते हैं पड़ोस में। पहले से थोड़ी फील्डिंग जमा के अपन ने रखी हुई है ताकि समय बच जाए आप लोगों का, राइट। यहां चलते हैं, दिख रहा है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा भैया। ये अभिक्रिया है, बोलो यस सर। ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को अपन ने कई बार देखा है, जिसमें हम एल्कोहल ही था ना, एथेनॉल यानी कि एल्कोहल को हम मिलाते थे किसमें, एथेनोइक अम्ल में। जिसमें हम एल्कोहल को मिलाते थे किसमें, एथेनोइक अम्ल में, और निर्माण होता था एस्टर का। तो जो बी है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, मस्ती वाली बात। देखो ए क्या है, तो ये है आपका क्या भाई, एथेनोइक अम्ल। तो भैया ये तो आपका एथेनोइक अम्ल हो गया, ठीक है, ए। और ये क्या हो गया, तो भैया ये एस्टर हो गया। तो जिसमें एल्कोहल और भाई दो ही तो कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक है, बोलो यस सर। बात समझ में आई। तो एल्कोहल में जब एथेनोइक अम्ल को मिलाया तो मिला अपने को एस्टर, उस एस्टर में NaOH को मिलाया तो भैया हमें क्या मिला, ये नहीं, ये वाला क्या मिला। तो आप याद करो, ये क्या मिलता था, ये हमें मिलता था सोडियम का सॉल्ट यानी कि लवण। तो अपन लवण लिख देंगे। चलो यही अपने साबुन का भी सामान्य सूत्र है। बात समझ में आ गई। जल्दी से देख लेते हैं रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन वाला सवाल है, बहुत डिस्कशन करने का कोई मतलब है नहीं। देख लो, एसिडिक अम्ल इथेनोइक अम्ल को यदि हम मिला रहे हैं किसके साथ में, C2H5OH यानी कि इथेनॉल के साथ में, हमको मिलता है एस्टर। बोलो यस सर। हमें कौन सी चीज मिलती है, तो भैया हमें मिलता है एस्टर, साथ में मिलता है जल। और इस एस्टर को जब हम NaOH जो कि एक प्रकार का भयंकर वाला बेस है, जिसे हम जहर कहते हैं, उसके साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है साबुन। ये किसका सूत्र है, साबुन का। बात समझ में आ रही है। और फिर से वापस से अपने को क्या मिल जाता है भैया, वो मिल जाता है। तो ये क्लियर हुआ कि जो ए होगा वो एसिटिक अम्ल होगा, बी जो है वो एस्टर होगा। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। और ये क्या होगा अपना, तो भैया ये जो है सोडियम का लवण यानी कि एक प्रकार की क्या होगी, साबुन होगी। और क्या पूछा है, ए और बी के उपयोग क्या होंगे, ये लो, CH3COH, सिरका, अचार। थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने बात की थी, मैं क्या कह रहा हूं, सब कुछ कनेक्टेड है, बढ़िया से अपने को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो भैया, और अच्छा बी का भी उपयोग बताना है। बी क्या था अपना, एस्टर था भैया। इत्र बनाने में और मीठी गंध वाली जितनी भी चीजें होती हैं, मीठी गंध वाली जितनी चीजें होती हैं, वहां फ्लेवर का काम किया जाता है CH3COO C2H5 यानी कि एस्टर से, ठीक। और क्या था, सभी अभिक्रियाएं, ये लो, पटक पटक के अभिक्रिया अपन ने लिखी है। बात समझ में आ रही है। तो ए क्लियर है, बी क्लियर है, और आपका जो सी है ना वो भी क्लियर है, बढ़िया तरीके से क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, तो ये अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, इसको बढ़िया तरीके से आप सारी रिएक्शंस के साथ लिखोगे। और भैया इसके अथवा में एक सवाल और दिया हुआ है। बात हो रही है सांद्र H2SO4 की, और सवाल यह है कि सांद्र H2SO4 का क्या योगदान होता है जब इथेनॉल के साथ है बढ़िया सवाल। इथेनॉल रुको एक मिनट, रुको ना तो रुको, मैं कह रहा हूं C2H5OH को जब हम H2SO4 जो कि कैसा है भैया, सांद्र है बाबूजी, सांद्र है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और तापमान दिया गया है 443 केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में नहीं है बाबूजी, केल्विन में। गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक प्रकार की अभिक्रिया लिखनी है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, आप जानते हो कि किस चीज का निर्माण होगा, राइट। आप जानते हो कि यहां पर जो है आपकी ईथीन बनेगी, तो ये जो रिएक्शन है ये हो जाएगी, अरे रुको, मैं कह रहा हूं C2H4 और साथ में बनेगा H2O। मेरे को बस ये बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई। तो यदि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, राइट, तो अपने को क्या मिलेगा, C2H4 मिलेगा, जो कि एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये तो अभिक्रिया भी हमने लिख दी, और क्या होगा वो भी लिख दिया। इसको वर्ड में लिख लोगे ना, कि जब हम अल्कोहल के साथ में, वही वाला अल्कोहल जो 10 मिनट में इंग्लिश सिखा देता है। बात समझ में आ रही। चलो, जब हम अल्कोहल के साथ
H2SO4 की उपस्थिति में इस तापमान पर उसको गर्म करते हैं तो हमको मिलता है ईथीन, और साथ में क्या मिलता है, जल का अणु मिलता है। तो ये पहले इसका था, इसको लिखना। अब दूसरे वाले का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, बढ़ते हैं आगे। हो गया, पहला वाला हो गया, बोलो यस सर। अब दूसरे वाले को अपन देखते हैं कि भैया रौनक के पास अलग अलग परख नली में एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल है। अच्छा ठीक है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा एथेनॉल है और कौन सा वाला आपका एथेनोइक अम्ल है? चलते हैं, पढ़ो उसमें, अभिक्रिया भी करेंगे, उसकी सहायता से बताएंगे भी अपन। ये लो भैया, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, यह निर्जलीकरण अभिक्रिया थी जिसकी अपन अभी बात कर रहे थे। ये लो, क्योंकि जल बाहर निकला तो इसको आप क्या बोलोगे कि सर ये एक प्रकार की क्या होगी, निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी। दैट्स ऑल। और आगे बढ़ता है। रौनक के पास दो अलग अलग परख नली में एथेनॉल है यानी कि C2H5OH और एथेनोइक अम्ल है जिसको हम बोलते हैं हंसता मुस्कुराता आहा कंपाउंड। ये लो, अरे हटो, अरे ये लो, अपन जो है ना गर्दा ही उड़ाएंगे पूरा। किसी भी स्टूडेंट को मैं बिल्कुल नहीं घबराने दूंगा, बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बात समझ में आ रही है, और एग्जामिनेशन में पूरे पॉजिटिव अप्रोच और एटीट्यूड के साथ में जाएंगे कि भैया बढ़िया से अपन एक एक चीज को लिखकर वहां पर आए। जब अच्छा रिजल्ट आता है तो आप लोगों को आता है कॉन्फिडेंस, और उसके बाद, क्योंकि यहीं से तो वो कहानी शुरू होती है, 10वीं खत्म, कक्षा 11वीं 12वीं, फिर करियर के जो अगले 5-6 साल होते हैं वो आपके जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण साल होते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस का आना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना, और उसके लिए जरूरी है क्वेश्चंस की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना। राइट, चलो भैया, अब रौनक सोच रहा है, जो भी नाम है भैया, दोनों के नाम होते हैं, बालक बालिका दोनों हो सकता है। रौनक का कहना, हम कैसे पता करेंगे कि जो आपका परखनली है, समझ रहे हो बबुआ, जो परखनली है उसमें एथेनॉल है कि एथेनोइक अम्ल है? सीधी सी बात है, दोनों को आप या तो सोडियम कार्बोनेट या आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, अभिक्रिया करा दो। दैट्स ऑल। कैसी हो अभिक्रिया? ये लो, अरे ये लो, मैं क्या कह रहा हूं भैया, आपका जो इथेनोइक अम्ल होता है, बोलो यस सर, इथेनोइक अम्ल जो होता है ना, वो इन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है। भैया ये तो आपका वही है साबुन, ये लो साबुन बन गई। फिर केमिस्ट्री की फुल टू सफाई हो रही है, आज बार बार अपन साबुन बना रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ये भी अपन ने किया है, सारे वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो आप दोनों में से कोई भी ले लो, आप यदि इनके साथ अभिक्रिया कराओगे आपको पूरी कंप्लीट अभिक्रिया मिलने वाली है। पर आप जानते हो कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट जो है वो अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। तो हो गया, रौनक की जो प्रॉब्लम थी वो अपन ने सॉल्व कर दी। और कैसे सॉल्व कर दी? मस्त वाली बात है, ध्यान से देखो। तो रौनक को बताना पड़ेगा कि जब हम अभिक्रिया कराएंगे इन दोनों के साथ में, ठीक है, तो एसिडिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि इथेनोइक अम्ल जो है वो अभिक्रिया कर लेगा, पर इथेनॉल यानी कि एक प्रकार का अल्कोहल, राइट, जैसा कि मैंने बताया 10 मिनट में इंग्लिश आपको सिखा सकता है, ठीक है, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बात समझ में आ रही है, उसके साथ अभिक्रिया होने वाली नहीं है। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, मजेदार है कहानी। चलो और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहे आपके केमिकल रिएक्शंस थी, ये आपको लिखनी थी बेटा, ठीक, और वो भी लिख देना कि कहां अभिक्रिया होगी और कहां नहीं होगी। चलो हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल क्या है? दो विद्यार्थी हैं जिन्हें लोहे पर वायु और जल का प्रभाव देखना है। ओके, बहुत अच्छी बात है, बाहर रख दो वातावरण में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जंग लग जाएगा। एक प्रयोग करते हैं, वो दो लोहे के समान द्रव्यमान वाले टुकड़े को जल में डालते हैं, 10 ml जल में। ओके फाइन, आधा डुबो देते हैं, क्योंकि भैया पानी भी चाहिए और वायु भी चाहिए। जंग लगने के लिए आपको पानी भी चाहिए और वायु भी चाहिए। सिर्फ पानी में रखोगे जंग नहीं लगेगा, सिर्फ वायु में रखोगे जंग नहीं लगेगा। जल वाष्प यदि होंगे, जल और वायु दोनों यदि होंगे तभी जंग लगेगा। और वो जो जंग लगता है ना, वो पता है कैसे लगता है? Fe+NH2 धन O2, इसी को हम कहते हैं संक्षारण होना, जंग लगना। मस्त ही वाला टॉपिक है, 2 चैप्टर में पढ़ते हैं इसको अपन, राइट। तो मिलता है Fe2O3.NH2। ये लो, यह है जंग का रासायनिक सूत्र। N कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहीं पर कम जंग लगता है, कहीं पर ज्यादा जंग लगता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो कहानी क्या है।
कुछ, अच्छा ये खंड अपना ड़ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये बात हो रही है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की, और दो विद्यार्थी हैं। अब ये पूछेंगे हमसे कि भैया कौन से मूल्य आप उनमें देखते हो, इंटेलिजेंसी के मूल्य, बात समझ में आ रही है, और किसी चीज को अवलोकन करने का तरीका, तो वो सब अपन डिस्कस करेंगे। सुनो देखो, तो इन्होंने डाल दिया, बोलो यस सर। कुछ दिनों बाद जब वे टुकड़ों को बाहर निकालते हैं तो वो अवलोकन करते हैं और ये टेबल बनाते हैं। वो कहते हैं भैया कि पहले जो लोहे के टुकड़े हमने डाले थे वो 3 ग्राम के थे, अब वो जो है ये 0.15 ग्राम कहां से एक्स्ट्रा आया बाबू, क्या है खेल इसके पीछे का। तो सुनो, पहले सिर्फ Fe था, बोलो यस सर, पहले सिर्फ क्या था Fe, अब क्या हो गया Fe3O, ये पूरा जंग बन गया। इसका मतलब ये कि जब लोहा जो है वो इसमें परिवर्तित होगा, जब लोहा जो है, इसको सुनना ध्यान से, अपनी कॉपी में लिखना, जब लोहा Fe से इसमें परिवर्तित होगा तो उसका जो द्रव्यमान है वो कैसा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहली बात देखो, ठीक है, तो परिणाम पर अपनी राय दे, तो हमने अपनी राय दे दी कि पहले सिर्फ लोहा था, अब लोहे के ऊपर जो है आयरन ऑक्साइड की परत आ चुकी है, जिसके कारण उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ गया। कैसे लिखोगे, पहले सिर्फ लोहा था पर जल और वायु के संपर्क में आने से लोहे के ऊपर क्या हो गया, संक्षारण हो गया, जिसके कारण आयरन ऑक्साइड की एक परत बन गई, और उस आयरन ऑक्साइड की परत बनने के कारण, बात समझ में आ रही है, उस आयरन ऑक्साइड की परत बनने के कारण जो द्रव्यमान है वो बढ़ गया। सिंपल सी बात है, लिख लेना। चलो और आगे बढ़ते हैं। यदि वो इन टुकड़े पर जस्ते का लेपन कर दे, ओके, तो किसकी बात हो रही है, गैल्वेनीकरण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यशद लेपन की बात हो रही है भैया। गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो ये होता है यशद लेपन। आए है क्या टॉपिक था मजेदार। तो ये क्या होता है, तो बाबूजी ये होता है आपका यशद लेपन, यानी कि गैल्वेनीकरण। तो अब यदि आप इसको जल में रखोगे तो उन पर जंग नहीं लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है कि आप यदि जस्ते की कोटिंग कर देते हो इलेक्ट्रोलिसिस से, विद्युत अपघटन से, किसके ऊपर, आप यदि सोने के ऊपर तो नहीं, बहुत महंगा हो जाएगा, जरूरत नहीं है, सोना वैसी क्रिया नहीं करता, लोहे के ऊपर, तो क्या होगा कि अब जो लोहा है उसके और वायु और जल के बीच में कौन आ गया, जस्ते की परत आ गई। तो जस्ते की परत यदि लोहे के बीच में, लोहे और जल वायु के बीच में आ जाएगी तो क्या होगा, संक्षारण नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। इसलिए बात समझ में आई, इसीलिए जो है जंग नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है, अपने आसपास बहुत सारे पतले पतले तार देखे होंगे, गमले बांधने के लिए, गेट बांधने के लिए, फ्लेक्स बांधने के लिए, होर्डिंग बांधने के लिए, उसको अपन क्या कहते हैं, जो हार्डवेयर की दुकान पे मिलता है भैया, अपन कहते हैं जीआई तार। और ये जो जीआई तार होता है इसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। ये जो जीआई तार होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसीलिए अपन उसको बोलते हैं जीआई, गैल्वेनाइज्ड आयरन, मतलब ऐसा आयरन जिसका यशद लेपन हो चुका है, या फिर अंग्रेजी में जिसका गैल्वेनाइजेशन हो चुका है, या फिर जिसके ऊपर जस्ते की क्या चढ़ाई जा चुकी है, परत। बात समझ में। और क्या पूछा गया, जंग से लोहे को बचाने के लिए और कोई दो तरीके, अरे बहुत सारे तरीके। लो सुनो, ग्रीस लगा दो। चलो, अपने को लोहे की जो सतह है उसको जल से और वायु से, दोनों से बताना है, बीच में आप ग्रीस डाल दो। दूसरा, अरे भैया पेंट कर दो। चलो लिख लोगे, यस सर बोलो यार, मस्त वाली बात है, लिख लोगे पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, और सवाल हम पैदा होने भी नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है। इंटरेस्टिंग कहानी, नोट करो। चलो निपटाते हैं पूरे क्वेश्चंस को। और कितने बचे, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसके अथवा में ये वाला था कि निम्न में से सभी, अच्छा सारी चीजें लोहे की बनी हुई हैं, निम्न में से किसमें ज्यादा जंग लगेगा और क्यों, और किसमें ज्यादा नहीं लगेगा। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, किसमें ज्यादा लगेगा और क्यों, किसमें ज्यादा जंग लगेगा और क्यों, अच्छा मतलब क्यों लगेगा, दैट्स ऑल। चलो मैं क्या कह रहा हूं, एक बाल्टी अपने पास है, बोलो यस सर। इस बाल्टी के ऊपर क्या किया गया है, इस बाल्टी के ऊपर हम मान लेते हैं कि ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है ये पप्पू कर रहा है, बोलो यस सर, पक्का। तो पप्पू ने क्या किया, बाल्टी के ऊपर जस्ते की परत लगा दी, बोलो यस सर। फिर वही बात, जस्ते की परत लगाना गैल्वेनाइजेशन होता है, जिसको हिंदी में हम लोग यशद लेपन कहते हैं। इसके कारण जो लोहा है उसकी सतह है
सीधे जल और ऑक्सीजन यानी कि वायु के साथ संपर्क में नहीं आएगी और जंग नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो बहुत कम लगेगा। तो अपन कहते हैं कि भैया नहीं लगेगा। दूसरा, एल्यूमिनियम से लेपित कवर की गई बिजली के तार, भैया इस पे भी नहीं लगेगा, एल्यूमिनियम बीच में आ गया, नहीं लगने देगा। दरवाजे के कब्जे, ये दरवाजे के कब्जे बने हुए हैं, देखो ये अंदर आपने देखा होगा दरवाजे के कब्जे पे जंग लग ही जाता है, ठीक है। दरवाजे के कब्जे पर क्यों जंग लग जाता है? बड़ी सिंपल सी कहानी है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, बड़ी सिंपल सी कहानी, क्योंकि दरवाजे के जो कब्जे हैं वो जल के भी संपर्क में आते हैं, बोलो यस सर, और वायु के भी संपर्क में आते हैं। भैया जलवाष्प है ना इतने सारे वातावरण में, तो दोनों के संपर्क में आते हैं इस पर, हाँ। और कैसा लगेगा भैया? ज्यादा लगेगा। लगना तो चाहिए था उस जाली पर भी, लगना तो जंग चाहिए था उस जाली पर भी, पर जो है उसको बचाने के लिए उसका जो प्रेमी है, बात समझ में आ रही है, यानी कि पेंट, वो आ गया। तो जाली के ऊपर जो लोहे की जाली बनी हुई है, ग्रिल बनी हुई है, अरे ऐसी वाली कई सारी चीजें अपने गेट में लगा देते हैं, देखो बात समझ में आई, क्लियर। तो इस पे जंग लगना चाहिए था, पर क्योंकि हमने उसके ऊपर पेंट कर दिया है तो उसके ऊपर जंग लगेगा, पर जल्दी नहीं लगेगा, देर से लगेगा। तो देर से, बात समझ में आ रही है। तो एक समय बाद तो सब पे जंग लगता है एक समय बाद तो लोहे की हर एक चीजों पर जंग लगता है। पर आप मुझे बताना कि ये जो हमारी पटरियां होती हैं रेलवे की, इन पे जंग क्यों नहीं लगता? भैया ये तो पूरे पानी में ऐसे पड़ी रहती है, पूरे वातावरण में खुली छूट है ऑक्सीजन और वाटर को कि जाकर वहां पर उसको लोहे को जो है क्या कर दे, आपका क्या कर दे, संचारित कर दे, यानी कि उस पर क्या कर दे भैया, जंग लगा दे। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि नॉलेज बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और एग्जाम में जाकर भयंकर गर्दा उड़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, तो आपको क्या लिखना है? दरवाजे के कब्जे पर जल्दी जंग लगेगा। किस पर लगेगा? दरवाजे के कब्जे पर। और क्यों लगेगा? क्योंकि उस पर कोई भी पेंट नहीं किया गया, कोई आपका जो है यशत लेपन नहीं किया गया, वो सीधे वातावरण की वायु, जल वाष्प और जल से कैसा है, संपर्क में है, जिससे क्या होगा, उसके अंदर जल्दी से संचारण होगा, उसके अंदर जल्दी से ये वाली चीज बनेगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, जंग का फॉर्मूला Fe2 और NH2O। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो हर चीज का केमिकल फॉर्मूला यदि दे सकते हो तो दे दिया करो। अरे इंप्रेशन पड़ता है भैया, अच्छा रिजल्ट आता है। बात समझ में आई? तो इसीलिए जो है दरवाजे के कब्जे के ऊपर ज्यादा क्या लगेगा, जंग लगेगा। ठीक है, बोलो यस सर, नोट कर लो। चलो, जो मैंने बोला है उसको कॉपी में अभी नोट कर लो, तो आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस लगा दिए। मुझे बताना कि क्या आपको मजा आया या फिर नहीं आया। और यदि आपको केमिस्ट्री को लेकर कोई टेंशन हो रही है तो बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि आपके अपने चैनल पे सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। बात समझ में आ रही है? सब कुछ, मतलब वन शॉट रिवीजन, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं क्या कह रहा हूं, एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कुछ वहां पर कैसा है, अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कैसे पहुंचोगे? गूगल पे जाइए या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाइए, बात समझ में आ रही है, और सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, कोई कूपन नहीं, कोई पैकेज नहीं, कुछ नहीं, कोई कूपन कोड, सवाल ही नहीं पैदा होता, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ एक क्लिक करनी है। दूसरी बात, कैसा मिलेगा? हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ में। सारी कहानी इंटरेस्टिंग है, बोलो यस सर। और क्या क्या मिलेगा? देखो भैया, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बात समझ में आई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, इतनी सारी चीजें मिलेंगी यार, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एवरीथिंग इज फ्री। बात समझ में आ रही है? क्लिक कीजिए, पढ़ाई कीजिए और धमाका कीजिए क्लासरूम में अपने रिजल्ट के साथ, पॉजिटिव रिजल्ट के साथ। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स, अब इस तरीके से सैंपल पेपर अपन ने निपटा दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। ठीक, और यदि नहीं आए हैं तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इन सबके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसको बढ़िया से जाकर आपको देखना है। कहां पर भैया? चैनल पर। बात समझ में आ रही है? मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ और धमाका करेंगे रसायन विज्ञान में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।